Hello everyone. A very good evening to everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay. So today we are going to start our new journey और न्यू जर्नी के अंदर हम यहाँ पे प्रीलिम्स का अपना कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। सो बिफोर दैट वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन एंड इस क्लास के कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स आप पहले समझ लें। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम था, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो भी आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसके रिकॉर्डेड वीडियोस, सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इस क्लास के अंदर इस तरह का अपन को करना है कि हमको अपने माइंड को सेट करना है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तरफ, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको किस तरह से हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, इसके ऊपर अपना पूरा फोकस रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम दो चीजें बढ़ेंगे, एक तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे, है ना, और एक कुछ रटने की चीज होती है, उसको मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू मैं आपको रटवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्लस मगिंग, ये दोनों पोर्शन हम इस प्रीलिम्स प्रोग्राम में करेंगे। प्लस थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि देखिए, लर्न करना अलग चीज होती है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना अलग चीज होती है एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो हमें उसका प्रैक्टिस करना है कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे उसको हमको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो ये जो होलिस्टिक प्रोग्राम है, इसलिए मैंने इसके लिए अलग से इस तरह से नहीं बोला है कि सिर्फ और सिर्फ हम आपको इसके अंदर पढ़ाएंगे। इसके अंदर मैं पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, आपकी क्वेश्चंस की भी और आपके कंसेप्ट बिल्डिंग की भी, है ना। दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट बैच फॉर यू। The only thing you have to do is that you have to dedicatedly follow my instructions। जो भी मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ आपको, जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ, जो भी मैं आपको वीकली टेस्ट होंगे, जो भी आपके ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होंगी, उन सबको आपको एक सिस्टमेटिक वे के अंदर फॉलो करना है, राइट। तो हम पहले प्रोग्राम के बारे में समझते हैं। देखिए, प्रोग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे आपको आज का क्लास आपका जो है पॉलिटी का है ना, इस तरह का बोला गया है पॉलिटी का है, पर कोई भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट का नहीं होगा इसके अंदर, राइट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पे इंटरलिंकिंग अप्रोच करेंगे। इंटरलिंकिंग अप्रोच का मतलब क्या होता है बच्चों? इंटरलिंकिंग अप्रोच का मतलब क्या है कि अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, देखो सिलोज के अंदर पॉलिटी नहीं पढ़ सकते, मतलब एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है पॉलिटी का, ठीक है। इट हैज टू बी लिंक्ड विद द हिस्ट्री, it has to link with your international relations, ठीक है। it has to link with your society, then only this subject, polity subject can be completed। तो वैसे हमने आपको जैसे शेड्यूल दिया है, तो उसके अंदर पहले बोल रखा है कि पहली 20 क्लास पॉलिटी की होंगी या पहली 15 क्लास पॉलिटी की होंगी, इस तरह का हमने आपको कुछ शेड्यूल दिया है इसके अंदर, राइट। बट हम इसके अंदर क्या करेंगे, पूरा इंटरलिंकिंग करके पढ़ेंगे, राइट। जैसे हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको कभी कभार ऐसा लग सकता है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। पर जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको लग सकता है कि पॉलिटी पढ़ रहे हैं, बिकॉज इंटरलिंकिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर आप जीएस का सिलेबस भी देखेंगे तो जीएस के सिलेबस के अंदर भी इंटरलिंकिंग दे रखी है, एक लाइन कई जगह रिपीटेड है पेपर के अंदर, राइट। तो आप ऐसे अलग अलग नहीं पढ़ सकते। देखिए, अभी तक जो अपनी बैच हुआ था, क्योंकि यहाँ पर कुछ इथिक्स के क्लास के स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, तो दैट वाज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग, ठीक है। वो हम होलिस्टिकली अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे, किसके रिस्पेक्ट में, मेंस एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में हम इसके अंदर अंडरस्टैंड कर रहे थे। बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट, am I audible? Because Yogesh is saying that I am not audible. Please let me know, anyone. Am I completely audible? Yes, sir. Okay. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपना अप्रोच बदलेंगे। देखिए, इथिक्स के अंदर आपको क्या करना था, आपको समझ के उसको लिखना है। यहाँ पर आपको समझ के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पर अप्रोच थोड़ा सा आपका बदलेगा। आपको हमको कंसेप्ट बताते वक्त फिर वापस से माइंडसेट वहां पर लेके आना है, भाई तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, ये आपको इसके अंदर समझाने के पर ज्यादा फोकस रहेगा। तो कंसेप्ट हम बताएंगे, फिर आपको क्वेश्चंस बताएंगे किस तरह का क्वेश्चंस आता है, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास जो फर्स्ट क्लास है, इसके अंदर हम आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करा सकते, सिर्फ कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हम इसके अंदर कराएंगे, राइट। नेक्स्ट क्लास से आपका कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन। आपको कंसेप्ट पे नहीं टिके रहना है, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। देखिए, इस बैच के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक 30 स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस बैच। तो इन 30 स्टूडेंट्स के अंदर से कम मुझे नहीं तो नहीं करके मेरे को 10 to 15 के बीच में सिलेक्शन चाहिए इसके अंदर, ठीक है। एनी हाउ आई हैव टू डू दैट, ठीक है। और ये मैं कर चुका हूँ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, मैं पढ़ाकर ये सब चीजें कर चुका हूँ, तो आई नो हाउ टू डू इट। बट आप अगर यहाँ पर डेडिकेशन दिखाएंगे नहीं, ठीक है, तो मैं अपना ये 30 स्ट्रेंथ को कम करता जाऊंगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे को लगता है कोई स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहा
है ना, और नहीं करना चाह रहा है, कर पाएंगे तो सभी वही, ठीक है, पर नहीं करना चाह रहा है तो ये कम होता रहेगा। तो फुल डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है क्लास के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डिसिप्लिन से बाहर जाओगे तो बर्दाश्त नहीं होगा क्लास के अंदर, पहले आप ये समझ के ही आगे आप प्रोसीड करें इसके अंदर, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, वंस यू मेंटेन द डिसिप्लिन ना, क्लास के अंदर डिसिप्लिन होता है, फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल बी माइन। And if you clear the prelims examination, then after prelims examination, my responsibility will be there for the mains also. But you have to show me that you have cleared your examination. ठीक है, आपको अपना पोटेंशियल दिखाना होगा। You have to show me your potential, then I will be there for you always. ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा अलग सिस्टम चलता है दूसरे इंस्टीट्यूट से, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस किया जाता है। अगर स्टूडेंट थोड़ा भी इनडिसिप्लिन लगेगा, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। मेरे को इस तरह का कोई भी, मेरे स्टूडेंट्स में कोई आते हैं, ठीक है, मेरे फिलोसफी के स्टूडेंट्स या फिर मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो होते हैं, मेरे को जानते हैं मेरा किस तरह का नेचर है। तो प्लीज मेंटेन द डिसिप्लिन इन दिस क्लास। जब मैं एथिक्स पढ़ाऊंगा तो, जब मैं एथिक्स, क्योंकि स्टूडेंट्स एथिक्स के भी यहाँ पे बैठे हैं, जब मैं एथिक्स आपको पढ़ाता हूँ तो मेरा मूड अलग होगा, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे अगर आपको फ्री नहीं करेंगे तो दिक्कत होता है। यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा प्रीलिम्स के अंदर, क्योंकि हमको अ हेल लॉट ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू सॉल्व। वी हैव टू सॉल्व मोर देन 5000 क्वेश्चन, ठीक है, अपने हाथों से करने हैं तो अपन। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारा सी सेट का क्या होगा। तो सी सेट का हम अभी आपको कुछ नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, बट सी सेट भी मैं आपको करा दूंगा। 90% आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सी सेट। बट अगर नहीं हो पाता है तो इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता इसके अंदर, है ना। तो सी सेट इस प्रोग्राम के अंदर नहीं है, बट अगर अगर मुझे टाइम मिलेगा तो आई विल डू द सी सेट ऑल्सो, राइट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमको इंटरलिंकिंग अप्रोच के ऊपर फोकस करना है बच्चों, ठीक है। इंटरलिंकिंग अप्रोच का मतलब क्या है, जब हम पढ़ रहे हैं, जैसे आप पॉलिटी पढ़ते हैं, देखिए आपको एक बार जैसे आपने पढ़ा कोई भी चीज, ठीक है, आपने पॉलिटी पढ़ा और आप उसको भूल गए। हमको ये नहीं करना है, हमें भूलना नहीं है। ये सबसे डेट्रीमेंटल होता है प्रिपरेशन के लिए। इसमें आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है और आपको कुछ याद भी नहीं रहता, आपके एफर्ट्स भी लग जाते हैं। जब हमको 100 नंबर का क्वेश्चन में ये नहीं बता रहा कि पॉलिटी से पूछ रहा हूँ मैं, कि हिस्ट्री से पूछूंगा, कि ज्योग्राफी से पूछूंगा, तो हमें इनको सबको साथ में लेकर पढ़ना होगा। यहाँ पर है ना, स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। ये फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं आपको ये थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। सेकंड क्लास से अपन सीधे डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। पॉलिटी को तुम बिना मॉडर्न हिस्ट्री के पढ़ ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? हमारी जो पॉलिटी है, बिना हिस्ट्री के तुम पढ़ ही नहीं सकते पॉलिटी को। बिना सोसाइटी की तुम नहीं पढ़ सकते, बिना इंटरनेशनल रिलेशंस के नहीं पढ़ सकते। ऑप्शनल कभी सब्जेक्ट आपने देखा हो तो पॉलिटिकल साइंस इज नॉट द ऑप्शनल, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इज द ऑप्शनल सब्जेक्ट। और पॉलिटी का मतलब क्या होता है कि लॉ, लॉ मेकिंग है, किसी कंट्री के अंदर किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहा है, वर्क कर रहा है, अगर सिंपल भाषा में अपन बोले तो वो जो उस कंट्री के अंदर सोसाइटी होगी उसकी बेसिस पे ही करेगा, ठीक है। सोसाइटी की बेसिस पे ही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेट किए जाते हैं इन अ डेमोक्रेसी। तो हमें इसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़नी होंगी, हमें इसके अंदर बहुत सारी आइडियोलॉजीज भी पढ़नी होंगी, दैट इज रिलेटेड टू द सोसाइटी, दैट इज रिलेटेड समवट इज रिलेटेड टू द मेंस एग्जामिनेशन। कुछ मेंस एग्जामिनेशन से भी रिलेटेड होगा, वो भी हमको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों ये जानकर चलो, पॉलिटी के अंदर से या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप उठा के देख लो, इसके अंदर सब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं तो दैट विल बिकम मोर टिपिकल फॉर यू। अगर आप क्या करेंगे, सीधे सीधे लक्ष्मीकांत उठाकर पढ़ने नहीं लग गए, ठीक है, हिस्ट्री को अलग पढ़ रहे हैं कि आज हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, चलो अब पॉलिटी के ऊपर फोकस कर लेते हैं, पॉलिटी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा है ही नहीं। सब्जेक्ट का नेचर ही ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। सबको इंटरलिंक करके पढ़ना होगा। हमें एग्जाम पास करना है, हमें सब्जेक्ट पास नहीं करना है, हमें पॉलिटी पास नहीं करना है, हमें आईएएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पास करना है। और उसके अंदर पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सबको एक साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये मिथ निकाल दो कि सर पॉलिटी में हम वीक हैं, सोसाइटी के अंदर हम अच्छे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा है हमारा। जिसपे एक में भी वीक हो तो सब लिंक्ड है, सब कड़ियां जुड़ी हुई है। एक में अगर एक कड़ी कमजोर है तो सारा कमजोर है, ये समझ के देखो। और जब आप पढ़ोगे इसके अंदर, आज की क्लास से आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपका सिस्टम पूरा इंटरलिंक्ड है। और जब अगर मान लीजिए कड़ी इस तरह से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो इसमें कोई भी वीक कड़ी होगी ना तो दैट विल ब्रेक द होल चेन। और किस तरह से इंटरकनेक्टिविटी करते हैं, इंटरलिंकिंग करते हैं हम सब्जेक्ट्स के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपको। अभी तक आपका जो भी अप्रोच रहा हो
वो आप साइड में रख कर आएंगे प्लीज, ठीक है। अपना दिमाग खाली करके आएंगे तभी मैं उसके अंदर कुछ डाल पाऊंगा। अभी तक आपको लग रहा होगा पॉलिटी एक सब्जेक्ट है, पॉलिटी इज नॉट ए सब्जेक्ट। हर कुछ नॉलेज है, पॉलिटी इज ए नॉलेज। सो एज द इंटरनेशनल रिलेशन, सो एज द जनरल स्टडीज का पूरे जो भी अपन देखेंगे, तो उस नॉलेज को हमको गेन करना है, उस नॉलेज के बेसिस पे हमको एग्जाम क्लियर करके आना है। तो ये तो भूल ही जाओ कि पॉलिटी हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास के अंदर, या फिर आगे वाली क्लास के अंदर ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री या इस तरह से, क्योंकि इट इज टू मच इंटरलिंक्ड, सब कुछ बहुत इंटरलिंक्ड है। और अगर आप मान लीजिए एक कड़ी जुड़ी हुई है, देखिए, ठीक है, और आप इस लास्ट कड़ी को पढ़ रहे हैं और यहाँ की पहली कड़ियों को तुमने पढ़ा नहीं, तो हाउ कैन यू गेट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग? तो हमें इस सब्जेक्ट के अंदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पढ़नी है, तो इंटरलिंकिंग अप्रोच हम इसके अंदर अपनाएंगे, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज द मस्ट, ठीक है। रटना वटना अपनी जगह रहता है, कुछ एक पॉइंट्स अपन को रटने होते हैं, वो हम आपको ट्रिक से रटवा देंगे, बट इसके अंदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टिप्स एंड ट्रिक्स ये सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जो भी रटने की चीज होंगी वो बिल्कुल इजीली आप रट जाएंगे, जिसको आपको 10-10 बार पढ़ना पड़ता था, सिर्फ एक बार आप क्लास के अंदर बैठेंगे वो याद हो जाएगी। दैट इज माय पर्सनल गारंटी विद यू, ठीक है। कमिटीज, कुछ भी जो भी रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है, जो भी चार्टर एक्ट्स हैं, सब कुछ आपको क्या होंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स से हम याद करा देंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो बच्चों, एक होता है नॉलेज आना, एक होता है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हम आपको इसके अंदर बताएंगे। फिर आपके वीकली टेस्ट होंगे, ठीक है, वीकली क्विज होंगी, फुल सेक्शनल वाइज टेस्ट होंगे, बहुत एलोबरेटिव ये बना रखा है इसके। अगर ये भी आप कर लेंगे पूरा डेडिकेटली तो आपका सब कुछ हो जाएगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ये सब चीजों, ठीक है। तो मेरा ये मानना था कि इस वाले बैच के अंदर जो मेरा ये अगर हम देखें प्रीलिम्स का बैच जो है, इस बैच के अंदर मैक्सिमम मैं अपना दूं, ठीक है, और मैक्सिमम आपसे भी लूं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल भूल जाना कि आप कोई बहाना बना देंगे या फिर क्लास अटेंड नहीं करेंगे। अच्छा, लाइव क्लास आपको अवेलेबल, जैसे रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइव क्लास नहीं देख रहे हैं। रोज अटेंडेंस होगी यहाँ पर, ठीक है, रोज अटेंडेंस की लिस्ट मेरे को देगा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कि ये बच्चे आए थे, ये एक हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करी थी, ठीक है। और प्लीज फील रिलैक्स, ठीक है, और डेमोक्रेटिक फील करो प्लीज, ठीक है, और आस्क द क्वेश्चन इफ यू हैव एनी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्लास के अंदर, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया होगा आप लोगों से, बट डोंट टेक इट सीरियसली, हमारी क्लास बहुत डेमोक्रेटिक रहती है, राइट। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर पहले हमको है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हमको ये समझना पड़ेगा कि देखो क्या था। जब हम बोलते हैं 1600 के अंदर हमको चार्टर मिला, तो उसका मतलब क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला। तो ऐसे समझो कि ब्रिटिश के अंदर है ना, ब्रिटिश वाज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, राइट। ब्रिटिशर्स के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, जैसे हमारे यहाँ पे अंडानी, अंबानी, इस तरह की कंपनी, डी कंपनी, ई कंपनी। तो क्या हुआ 1600 के अंदर, जब क्वीन एलिजाबेथ ने, यहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है, यहाँ से अपनी कहानी शुरू हो रही है, यहाँ से अपना लेक्चर शुरू हुआ है। 1600 के अंदर जब क्वीन एलिजाबेथ ने क्या करा कि हमको एक, इन ब्रिटिशर्स को एक चार्टर दिया, तो इसका मतलब क्या है ये समझो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्टर, ये हम इसके अंदर समझ रहे हैं, राइट। जब 1500 के अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर when 1600 के अंदर चार्टर मिला, तो चार्टर का मतलब क्या है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्टर? चार्टर का मतलब क्या है कि एक कंपनी को उन्होंने पकड़ा, डी कंपनी को, और इनको बोला यू हैव राइट, और वी कैन से एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव राइट टू गो टू द ईस्ट एंड ट्रेड। मतलब ए के पास राइट नहीं है, बी के पास राइट नहीं है, सी के पास राइट नहीं है, ई के पास राइट नहीं है, ओनली डी हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू गो टुवर्ड्स द ईस्ट एंड ट्रेड। इज दिस क्लियर? दिस इज नोन एज एक्सक्लूसिव राइट। और इस डी का नाम पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट की तरफ जा रही है, इंडीज की ईस्ट की तरफ जा रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहां से हमारी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी से हमारी कहानी स्टोरी थी, स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हियर। तो 1600 के अंदर जो चार्टर दिया है क्वीन एलिजाबेथ ने, किसको? डी को। इसका मतलब क्या है? ओनली डी यू कैन गो टू द ईस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और आप वहां पर क्या कर सकते हैं, वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। बाकी हम ए बी सी ई को, है ना, ए बी सी ई को हम क्या करेंगे, हम परमिशन नहीं देंगे टू गो एंड ट्रेड। तुम जाओ, तुम्हारे पास एक्सक्लूसिव राइट है। और इसको बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी,
I hope you are getting this one. This is known as what? This is known as East India Company. So when we are saying that 1600 AD, the British East India Company was granted a charter to trade in the East. ईस्ट में जाकर तुम क्या करोगे? ईस्ट में जाकर तुम ट्रेड करोगे, एंड दैट कंपनी ऑब्टेन एक्सक्लूसिव राइट. एक्सक्लूसिव राइट का मतलब क्या है? एक्सक्लूसिव राइट का मतलब ये है कि जो और कंपनीज थी ए बी सी ई, इनको कोई राइट नहीं दिया, इनको अधिकार नहीं दिया, इनको कहा कि तुम नहीं जा सकते, सिर्फ यही रहेगा, डी ही रहेगा. जैसे मान लो कि आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे बहुत सारे कैपिटलिस्ट हैं, अंबानी है, अडानी है, ठीक है, और भी बहुत सारे, टाटा है, बिरला है. इसके अंदर से हम कह दें कि सिर्फ और सिर्फ अंबानी क्या करेगा? अंबानी जाकर चाइना के साथ ट्रेड करेगा और कोई नहीं करेगा. एक्सक्लूसिव राइट है अंबानी को कि चाइना के साथ ट्रेड करे. इसी तरह से वहां पर बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज थी, तो उनमें से एक कंपनी को पकड़ा और उनको बोला कि ईस्ट के अंदर जो ट्रेड करने का तुम्हारा एक्सक्लूसिव राइट है, इन सबको हम ट्रेड नहीं करने देंगे. तुम जाओ और तुम जाकर वहां पर ट्रेड करो, ईस्ट के अंदर तुम जाकर वहां पर ट्रेड करो. दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी. इसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ ने क्या करा है, यहाँ पर हमको चार्टर प्रोवाइड करा गया है क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा, राइट. तो यहाँ पर क्या है कि ब्रिटिशर्स, लंदन की बात हो रही है, लंदन के अंदर एक कंपनी को बोला कि तुम जाकर ईस्ट के अंदर ट्रेड कर सकते हो. दैट इज नोन एज चार्टर. 1600 AD के अंदर ये चार्टर दिया गया, और इसके अंदर क्या हुआ? कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट दिए गए टू ट्रेड विद इन इंडिया, विद इंडिया फॉर 15 ईयर. 15 साल के लिए तुम क्या कर सकते हो? ट्रेड कर सकते हो इंडिया के अंदर. 15 साल के लिए. ये तो एक कंपनी है, जैसे अंबानी अडानी कंपनी है ना, वैसे ये एक कंपनी है जो कि क्या कर रही है? इंडिया के अंदर जाकर ट्रेड कर. बच्चों ये क्लियर है सबको? प्लीज राइट इन द चैट सेक्शन इफ एनी डाउट इज देयर, यू कैन राइट, और यू कैन आल्सो रेज योर हैंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, है ना. Swati Singh said, please use more English so that it will be very helpful for me to learn English. Okay, fine. So I think I am audible. Somebody is saying that you are not audible. I think I am audible, right? तो हम अभी तक क्या समझे? ये समझो, अभी तक हम ये समझे, हमने जब हमारी कहानी, हमारी स्टोरी, हमारी ये कहानी स्टार्ट करी है, तो इसमें क्या है? 4-5 कंपनियां थी, उनमें से एक कंपनी को उठाकर बोला गया कि भाई तुम जाओ और ईस्ट में जाके ट्रेड करो, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास एक्सक्लूसिव राइट है टू ट्रेड इन द ईस्ट. ठीक है, ईस्ट के अंदर ट्रेड करने का तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास एक्सक्लूसिव राइट है. इस तरह से हमने इसके अंदर बोला गया, राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, हम अब आगे चलते हैं इसके अंदर. देखिए, द कंपनी ऑब्टेन्ड एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड विद इंडिया फॉर 15 ईयर. 15 साल के लिए हमने कहा कि 15 साल के लिए आप क्या करो? आप ट्रेड करोगे. इसके अंदर से बोला गया, राइट. चार्टर मींस गिव्स एक्सक्लूसिव राइट. यस, एक्सक्लूसिव राइट दिए हैं कि और कोई कंपनी नहीं जाएगी, तुम ही जाओगे. ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आई एम फोकसिंग ऑन दिस वन, कि कोई नहीं जाएगा, बस तुम ही जाओगे और तुम ही जाके वहां पर क्या करोगे? वहां पर ट्रेड करोगे. दैट इज नोन एज चार्टर. ये चार्टर का मतलब होता है, दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज चार्टर, राइट. ठीक है, तो अब हम आगे की साइड इसके अंदर देखते हैं, आगे देखते हैं इसमें और क्या होता है. देखिए, तो क्वीन एलिजाबेथ इज सेइंग लाइक दैट, आई एम गिविंग यू द चार्टर, गो टू ईस्ट एंड डू ट्रेड. एक्सक्लूसिवली तुम ही करना है ट्रेड, तो डोंट यू वरी. ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल रहे हैं, और किसी को नहीं आने देंगे. ब्रिटिश के अंदर से और कोई नहीं जाएगा वहां पे, कोई कंपनी नहीं जाएगी. तुम जाओ अकेले और तुम जाकर ट्रेड करो. यहां से हमारी चीज स्टार्ट होती है, ठीक है. तो अब देखिए क्या होगा कि वहां पर उस वक्त इंडिया का क्या पोजीशन था, ये हम समझते हैं. इंडिया का 18th सेंचुरी के अंदर क्या पोजीशन था. देखिए, औरंगजेब की डेथ हो गई 1707 के अंदर, और मुगल एम्पायर वाज डिक्लाइन. अब ये समझो, ये बच्चों जब भी कोई है ना, जैसे मुगल एम्पायर जब था अकबर के टाइम पर, फिर और इतने सारे लोग आए, शाहजहां, इन सब के टाइम पर जो था, मुगल एम्पायर वाज वेरी वेरी स्ट्रांग, और उसने सेंट्रलाइज कर लिया था. तो सारे जो थे ना, सारे छोटे मोटे राजा थे, वो सोवरेंटी मांगते थे किसकी? मुगल रही, मुगल की सोवरेंटी मांग. पर जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगेगा ना, जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन होगा, ये सब अपने आप को आजाद बोलने लग जाएंगे कि वी आर ऑटोनोमस. और हम देखेंगे इसके अंदर कि जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, तो बहुत सारी प्रोविंसेस बन जाएंगी. पंजाब के अंदर राजा रंजीत सिंह बोलेंगे कि हम सोवरेन हैं. बंगाल के अंदर जो मुर्शिद कुली खान होंगे, वो बोलेंगे हम हैं. हैदराबाद के अंदर आपको पता है वोडियार डायनेस्टी जो होगा, उसके बाद हैदर अली आ जाएंगे. और इसी तरह से मैसूर भी क्या हो जाएगा? मैसूर भी अलग होने की कोशिश करेगा. तो सब क्या कर रहे हैं? अलग अलग कोशिश कर रहे हैं कि यार बहुत दिनों बाद कोई एक बड़ा राजा, बड़ा एम्पायर डिक्लाइन हुआ है, चलो अब हम अपनी अपनी आजादी ले लेते हैं. अब हम क्या करेंगे? अलग अलग
अपने अपनी आजादी ले लेंगे, हम खुद अपनी प्रोविंस के राजा बनेंगे। कोई बंगाल का राजा बनने की कोशिश करेगा, कोई हैदराबाद का, कोई मैसूर का, कोई पंजाब का। कि बहुत समय बाद क्या है, हमारा बड़ा राजा गिरा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके अंदर क्या करना चाहिए, इसके अंदर हमको राज करना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा इंडिया मिला था 18th सेंचुरी के अंदर, ऐसा इंडिया हो गया था, राइट। इस तरह से हम डिवाइड हो गए थे, और इसके अंदर जो सबसे पावरफुल प्रोविंस था ना, वो था बंगाल। तो इसका रीजन है क्यों था बंगाल, ये हम इसके अंदर समझते हैं, राइट। तो अब हमारी कहानी क्या है, बंगाल के इर्द गिर्द घूमेगी, और बंगाल से फिर किस तरह से इमरजेंस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इमरजेंस होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और किस तरह से ये कंपनी जो थी, जो कि ट्रेड करने आई थी बच्चों, ये किस तरह हमारे ऊपर शासन करने लग जाएगी, और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 200 साल शासन करेगी। और फिर किस तरह से हमको आजादी मिलेगी, आजादी बनने के बाद हम किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, यहां तक हमको पहुंचना है। ये हम पढ़ रहे हैं 2, 4, 6, 8 वाली चीज, 10 पे हमको पहुंचना है। इसके बाद से फिर हम अपना पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो आप बिलीव मी, आप इसको नहीं समझ सकते। एक्चुअल में क्या हो रहा है, गलती कहां हो रही है, हम डायरेक्टली यहाँ पर आ रहे हैं। पॉलिटी की बुक उठाते हैं, लक्ष्मीकांत पहला चैप्टर रटने की कोशिश करते हैं, फिर उसको बोलते हैं, फिर रटते हैं, फिर उसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि तुम हिस्ट्री को नहीं समझ रहे हो। हिस्ट्री एंड पॉलिटी आर लिंक्ड, ठीक है। तो अभी तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी। और इतनी चुप चुप क्लास कैसे है भाई, किसी को कोई भी डाउट है ना तो यू आर फ्री टू आस्क, ठीक है, यू आर फ्री टू आस्क। तो एनी डाउट यू कैन आस्क मी। चलिए, अगर डाउट नहीं है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो हम बंगाल की तरफ आ गए। सबसे जो पावरफुल था ना इन सब के अंदर, वो था बंगाल। क्यों पावरफुल था ये हम समझते हैं। तो पहले बंगाल का मतलब क्या था ये समझो। बंगाल का मतलब जो अभी बंगाल है वो तो है ही, ठीक है ना। प्लस क्या था, बिहार और उड़ीसा, ये भी हमारा पड़ा, ठीक है, ये भी बंगाल के अंदर ही आता था, बंगाल प्रॉपर, ठीक है, प्लस बिहार एंड उड़ीसा। तो इसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये क्या था, ये एक ही तरह, ठीक है। तो ये था नवाब ऑफ बंगाल की टेरिटरी कही जाती थी, कि बंगाल तो है इसके अंदर, प्लस बिहार भी है और उड़ीसा भी है, तो वो पूरा एक ही नवाब कवर कर रहा है इसको, है ना। एक ही नवाब बंगाल को भी कवर कर रहा है, उड़ीसा को भी कवर कर रहा है, और बिहार को भी। तीनों को कंट्रोल जो कर रहा है ना, जो अब के टाइम का बिहार और उड़ीसा है, उसको ये पूरा बंगाल क्या कर रहा है, बंगाल का नवाब कवर कर रहा है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। क्योंकि आप क्या होगा, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अपन को समझ में आना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के अंदर, इसके अंदर किस तरह से होता है, ठीक है। तो एक बार समझिए। हाँ, अभी पूछिए प्लीज, अभी। Sir, Mughal Emperor was not in Bengal, right? नहीं, बंगाल में नहीं था, बट उनके जो नवाब थे ना, दैट इज हैविंग द सोवरेन, दैट एक्सेप्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ मुगल एम्पायर, राइट। Okay, sir. Thank you. वर्दी खान थे, मुर्शिद कुली खान थे ना, उन्होंने क्या करी थी, उन्होंने सोवरेनिटी मानी थी। पर जैसे ही नवाब, उसके जो औरंगजेब की डेथ हुई 1707 के अंदर, तो वो अपने आप को आजाद करने लगे कि अब हम तुम्हारी सोवरेनिटी भी नहीं मानते, और वो अपने आप को आजाद करने लग गए, ठीक है। तो बंगाल इन 18th सेंचुरी कंप्राइजेज ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा ग्रो हो गया था। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो उनको यही दिखा कि भाई यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी। क्यों प्रॉस्पेरिटी है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर जो मुर्शिद कुली खान थे ना, उन्होंने अपने आप को बिकम प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट। मतलब प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, सेंटर से उसने बात करना छोड़ दिया, प्रैक्टिकली वो अपने आप को इंडिपेंडेंट मानने लग गया, बिकॉज सेंट्रल अथॉरिटी की वीकनेस। मतलब यहाँ पे क्या है, मुगल एम्पायर जैसे वीक हुआ, तो उसने अपने आप को प्रैक्टिकली क्या करने लग गया, प्रैक्टिकली अपने आप को इंडिपेंडेंट मान। वहां से जो भी आता था, उसका मैसेज आता था, उसको वो मानता ही नहीं था। अपना डेवलपमेंट ये खुद करने लग गए, ठीक है, और अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करने लगे, बिकॉज सेंट्रल अथॉरिटी क्या है, मुगल एम्पायर क्या है, डिक्लाइन हुआ, राइट। तो एक बहुत बड़ा एम्पायर जो था, जो सदियों से पूरे इंडिया को रूल कर रहा था, ठीक है, वो क्या हुआ, वो डिक्लाइन हुआ। जैसे ही वो डिक्लाइन हुआ, तो सबने सोचा कि यार देखो, अभी तक हमको इसकी सोवरेनिटी माननी पड़ रही थी, अब क्या करते हैं, अब हम अपना इंडिपेंडेंट रूल करेंगे, अपने हिसाब से अब इसके अंदर रूल करेंगे। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज कि अब जो होंगे ये मुर्शिद कुली खान जो होंगे, वो क्या करेंगे, रिफॉर्म्स करेंगे बिना किसी गवर्नमेंट को सोचने के लिए, राइट। तो देखिए, मुर्शिद कुली खान 1717 से 27 एंड हिज सक्सेसर सुजाउद्दौला एंड अलवर्दी खान, मैनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब ये सब है ना, आपका बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आना है।
ये सब चार्टर एक्ट के अंदर आना है। देखिए आज की क्लास के बाद आपको लगेगा, पूरा लग जाएगा कि इंटरलिंकिंग कैसे की जाती है सब्जेक्ट्स। तो हम ये कर रहे हैं, बंगाल के ऊपर क्यों फोकस थे ये सब चीजें, क्यों गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1833, क्यों गवर्नर ऑफ बंगाल विल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना। ये हमको इसके अंदर समझना है, क्यों सबसे पहले बंगाल को सब सारी पावर दी, गवर्नर ऑफ बंगाल को सारी पावर दी, क्योंकि बंगाल में बहुत पैसा है भाई। ठीक है, क्यों बैटल ऑफ प्लासी बंगाल के नवाब के साथ ही लड़ा, किसी और के साथ लड़ लेते, पर बंगाल के अंदर बहुत सारा पैसा है। और ये क्या है, ये पूरा कैपिटलिस्ट माइंडसेट है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है पूरा कैपिटलिस्ट माइंडसेट के साथ कि हमको इंडिया के अंदर क्या करना है, इंडिया के अंदर प्रॉफिट अर्न करना है। और प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में उन्होंने देखा प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए पावर का एस्टेब्लिशमेंट, तो पावर एस्टेब्लिश कर दो। और फिर वो धीरे धीरे किस तरह से इमरजेंस होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो हम इसके अंदर देखेंगे। और फिर इमरजेंस होने के बाद किस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ पहुंचेंगे, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई। अब पूछ लो हमसे क्वेश्चन, क्या आपको क्वेश्चन पूछना है। अब पूछ लीजिए 1813 में क्या हुआ था, हम बिल्कुल बता देंगे आपको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। देखिए बंगाल के अंदर क्या हुआ, बंगाल के अंदर दोनों कंपनी आई, इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि हम कंट्रोल करते हैं बंगाल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बहुत पैसा है। बंगाल के अंदर ही क्यों आई पहले कंट्री, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और उसको जो दे रही थी यूरोपियन एक कंपनी है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये फ्रेंच की है, ये ब्रिटेन की है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन था, और ये क्या हुआ, ये यहाँ पर आ गए। राइट, कालिन सिंह प्लीज आस्क द क्वेश्चन। कालिन। सर अभी आपने बोला था कि बंगाल, सर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में इसलिए थी कि वहाँ पे उनको बहुत प्रोस्पेरिटी वो सब दिख रहा था उसको। बट सर एक शायद ये रीजन ये भी था ना कि सर वेस्ट के अंदर तो पहले से पोर्चुगीज एंड डैनिश वहाँ पहले से थे। हाँ, तो इसलिए सर वहाँ पे बंगाल में है, तो फिर उन्होंने वो सारा एरिया मतलब अपने अंडर टेक। वन ऑफ द रीजन वाज दैट वन आल्सो। बट यहाँ पे भी ऐसा नहीं था कि कंपटीशन बिल्कुल खाली पड़ा था यहाँ पे मैदान, नहीं, फ्रेंच जैसी बड़ी पावर यहाँ पर थी। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसा मैदान खाली नहीं पड़ा था। देखो वहां पर जब वहां पर डच आ चुके थे, ठीक है, और डच की सोवरेनिटी को हटाने के लिए क्वीन एलिजाबेथ ने कहा कि जाओ लोगों, तुम जाके अपना ट्रेड करो, नहीं तो वो डच वाले सारे ट्रेड कर देंगे। ठीक है, तो उसकी मोनोपोली को हटाने के लिए उन्होंने भेजा था क्वीन एलिजाबेथ ने, और एक ऐसी कंपनी चुनी थी, जैसे आज के जमाने में अगर उसको भेजना होता तो अंबानी को बोलती कि अंबानी जाओ और वहां पे जाकर क्या करो, तुम इनकी मोनोपोली को हटाओ। वहां का अंबानी उस वक्त कौन था, वहां का अंबानी था ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ रहे काली, तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन, ठीक है, नॉट द रीजन। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई बंगाल के अंदर जितनी प्रॉस्पेरिटी की, इनको क्या करो, इनको यहाँ पर इस जगह पे कर लेने दो, ठीक है, हम जाकर बंगाल के ऊपर देखते हैं। पर बंगाल पे वहां पर एक बहुत बड़ा कंपटीशन था, दैट इज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इज दिस क्लियर कालिंद? ओके सर। राइट, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों के अंदर एक कंपटीशन चलेगा। और कंपटीशन कैसा चलता है, ये फोर्टिफिकेशन करने लग जाएंगे। क्या होता है फोर्टिफिकेशन, ये हम समझते हैं फोर्टिफिकेशन क्या होगा, और इसके कारण किस तरह से हमारा बैटल ऑफ प्लासी के अंदर ये रिजल्ट होगा। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, किलाबंदी करना, किला बनाना। अब ये बोलते थे कि देखो हम ट्रेडर्स हैं, हम क्या कर रहे हैं, किले बना रहे हैं, जिससे कि हम क्या करें, हमारे जो सामान है इन सबकी सिक्योरिटी कर सके। पर हमारे जो नवाब थे उस वक्त, ठीक है, सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला जो नवाब थे, उनको ये पता चला कि फोर्टिफिकेशन करने के अंदर क्या कर रहे हैं, आर्म्स इकट्ठे कर रहे हैं लोग। अब उसको क्या था, ब्रिटिशर्स क्यों आर्म्स इकट्ठे कर रहे थे, जिससे ब्रिटिशर्स फ्रांस से कभी लड़ाई हो जाए मान लो इंडिया के अंदर, तो बच सके। इनको लगा कि हमारी सोवरेनिटी खतरे में है, नवाब को लगा कि हमारी सोवरेनिटी खतरे में है, तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि तुम फोर्टिफिकेशन नहीं करोगे। नवाब ने बोला बंगाल में आके ट्रेड करो, फोर्टिफिकेशन नहीं करोगे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी मान गई, उसने बोला ठीक है सर, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है, अब हम फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे, हमें अपनी गलती का रियलाइज हो गया, बस हमको ट्रेड कर लेंगे उधर। तो नवाब ने कहा ठीक है, इट इज ओके, तुम ट्रेड करो पर फोर्टिफिकेशन नहीं करोगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मना कर दिया कि नहीं हम तो करेंगे फोर्टिफिकेशन। और यहां से टसल बीच में स्टार्ट होती है, किसके बीच में, बैटल, जिसके किसी वजह सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर, नवाब ऑफ बंगाल वर्सेस ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच में होगी। यहां से बैटल ऑफ प्लासी निकल कर आएगा, फिर बैटल ऑफ बक्सर आएगा। किस तरह बैटल ऑफ बक्सर आएगा और किस तरह से इमरजेंस होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। यहाँ पे देखो ये डिफाइनिंग मूवमेंट है ना।
अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पे फोर्टिफिकेशन करने को मना कर देती कि सर हम भी नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे समाप्त हो जाते। यहाँ पे इन्होंने रेजिस्ट करा कि नहीं हम करेंगे। ये रेजिस्टेंस है, और ब्रिटिश 1947 है, यहाँ तक 1947 तक इस रेजिस्टेंस के कारण ब्रिटिशर्स रहे। फ्रांस ने तो पहले हाथ जोड़ दिए कि सर ठीक है हम नहीं करेंगे, उनको लग रहा था नवाब बड़े पावरफुल। इन्होंने कहा लेट्स फाइट विद द नवाब्स, बंगाल को नहीं छोड़ना है भाई। बंगाल के अंदर फूट हटे तो मतलब हमारी चीजें हट गई, हमारी पकड़ हट गई बंगाल में। और इन्होंने क्या करा, बोथ कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द बंगाल, और इसके लिए उन्होंने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट करे। जैसे ये फोर्ट विलियम्स है बंगाल के, ठीक है। अभी फोर्टिफिकेशन जब स्टार्ट करे तो सिराजुद्दौला जो थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे अटैक कर दिया। और 20 फेब 1756 को सिराजुद्दौला डिफीटेड ब्रिटिश फोर्स एट कलकत्ता। उन्होंने ब्रिटिश फोर्स को क्या करा, कलकत्ता के अंदर हरा दिया। 23 जून को, ठीक है, 1757, एक साल और कुछ महीने हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, एक और बार ब्रिटिशर्स आए और बैटल ऑफ प्लासी हुआ। और आप सबको पता है मीर जाफर यहाँ पर गद्दार था, और नेक्स्ट नवाब किसको बना दिया, मीर जाफर को बना दिया, और सिराजुद्दौला की डेथ हुई। यहां से ब्रिटिशर्स का इमरजेंस हुआ है, और ये ब्रिटिशर्स से होंगे जो चार्टर एक्ट के थ्रू हमको कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ झलक दिखाएंगे। 1909 के एक्ट लेके आएंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट, 1935 का एक्ट लेके आएंगे, यही ब्रिटिशर्स होंगे, ठीक है। और यही ब्रिटिशर्स होंगे जिसका कैबिनेट मिशन प्लान आएगा, जिसका क्रिप्स मिशन आएगा, यही ब्रिटिशर्स होंगे जो कि माउंटबेटन प्लान देंगे, और फिर हमको कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा। तो अगर हम ये 2, 4, 6, 8 को नहीं पढ़ेंगे तो हम 10 को नहीं समझ पाएंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और here you can understand that polity is completely interlinked with the history. Similarly, I will show you how polity is interlinked with the society, how polity is interlinked with the international relation. तो हम जब polity सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपका हिस्ट्री का पोर्शन भी कंप्लीट होता जा रहा है, ये समझो आप, ठीक है। आपका इंटरनेशनल रिलेशन का भी हो रहा है, सोसाइटी का भी हो रहा है। ये आपके दिमाग के अंदर बैठ जानी चाहिए बात में, 10 बार बोलूं 20 बार बोलूं, पर आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। जितनी जल्दी बैठेगी उतना जल्दी आपके लिए चीजें आसान होंगी। नहीं तो एक बार इसको पढ़ोगे, दूसरी बार उसको पढ़ोगे, तीसरी बार उसको पढ़ोगे, तीनों को बोलोगे, फिर वापस पढ़ोगे, फिर वापस बोलोगे, यही करते आ रहे हो अभी तक। Please try to understand, this is the most important thing in your examination, that how to prepare for this examination. समझ में आ रहा है? और हम बताएंगे आपको, वैसे आपको फॉलो करना है। देखिए अगर आपने मेरे पर विश्वास करके मेरी क्लास अटेंड करी है और अटेंड कर रहे हैं मेरी क्लास, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद कुछ होता है गड़बड़ तो आई एम द ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। बट आपको पढ़ना सीखना चाहिए इसके अंदर, किस तरह से इंटरलिंकिंग करके हम बहुत इजी कर सकते हैं चीजों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बंगाल आर्मी डिफीटेड एंड मीर जाफर विल बिकम द नेक्स्ट नवाब ऑफ द बंगाल। और मीर जाफर जो होगा ये गद्दार था, और ये क्या करा, इसने बिल्कुल साथ नहीं दिया किसका, अपने सिराजुद्दौला का। और ये क्या बन गए, ये इनको गद्दी पे बिठा दिया किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है ये समझो पहले। ये ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ की लैंग्वेज तक नहीं आती, कल्चर तो दूर की बात है, लैंग्वेज तक नहीं आती। ये बोलते हैं तो भी इनको समझ में नहीं आता सामने वाला क्या बोल रहा है, और इनको करना है रूल। फिर डायरेक्टली तो रूल नहीं कर सकते, तो ये अपने पपेट बिठाते हैं, कठपुतली, कठपुतली को बिठाएंगे यहाँ पर, जो ये जो बोले वैसा का वैसा ही करती रहे। इस कठपुतली से बात करेंगे क्योंकि कठपुतली ही संभालेगी इन लोगों को। बिकॉज दिस पपेट विल कंट्रोल दिस पर्सन, नॉट दिस वन, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स नहीं करेंगे कंट्रोल, कंट्रोल करने आए ना इसके पसीने छूट जाएंगे, यार इन लोगों को कैसे कंट्रोल कर, तो ये कहेंगे तू कंट्रोल कर, तेरे को हम कंट्रोल कर लेंगे। तो इनको ये है कि बंगाल के ऊपर कोई ऐसा बैठा होना चाहिए जो हमारा आदमी, तो हम क्या कर लेंगे, ट्रेड कर लेंगे। बिकॉज अगर फाइनेंशियल डोमिनेंस करना है तो पॉलिटिकल डोमिनेंस होना ही पड़ेगा वहां पर। तुम्हारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन इजी करनी पड़ेगी उधर, और रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाला तुम्हारी मुट्ठी में हो, तुम नहीं हो, क्योंकि तुम तो बिजनेसमैन हो, वो तुम्हारी मुट्ठी में है। जैसे मुकेश अंबानी ने बोला था एक बार कि जो कांग्रेस है ना वो तो मेरी दुकान है, कांग्रेस जस्ट लाइक माई शॉप। मतलब पॉलिटिकल क्या है, पॉलिटिकल जो है डोमिनेंस अगर है तुम्हारे पास तो फाइनेंशियल डोमिनेंस आना ही आना है। तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, खुद को तो रूल करना आएगा नहीं भाई, ये क्या है, ये पता नहीं कौन से कैसे लोग हैं ये लोग, इनको कैसे रूल करेंगे। तो एक आदमी को उठाएंगे जो ये इस काम में परफेक्ट है, इन लोगों को रूल कर सकता है, और उसको हम रूल कर लें।
ये है दिमाग। अगर वो डायरेक्टली रूल करने की कोशिश करते ना, वो कर ही नहीं पाते, चांस ही नहीं था कुछ। सोच कर देखो, अगर आपको मान लो अमेरिका के अंदर छोड़ दिया जाए, या फिर ऐसे कोई ट्राइबल एरिया के अंदर छोड़ दिया जाए जहाँ की लैंग्वेज भी आपको नहीं पता है, और तुमको कहो रूल कर लो, ये तुम्हारे 10 जने हो रहे हैं, तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, करके दिखा दो। तुम उस सरदार को पकड़ोगे, ट्राइबल एरिया के सरदार को पकड़ोगे कि भाई देख, तू हमारा आदमी बन जा, और उसकी हेल्प करा दोगे। उसका जो सरदार था, पहले जो सरदार था, उसको मरवा के उसको सरदार बना दो। यही ब्रिटिशर्स ने करा, राइट। तो देखिए ब्रिटिशर्स ने क्या करा, मीर जाफर। अब देखो किस तरह से ब्रिटिशर्स का इमरजेंस हो रहा है, अभी हम ये समझ रहे हैं, अब यहाँ से इमरजेंस होने लगा। अभी तक ये ट्रेडर थे, अब ये पॉलिटिकल डोमिनेंस कर रहे हैं। क्यों क्यों पॉलिटिकल डोमिनेंस कर रहे हैं? रूल नहीं करना है इनको। इनको क्या करना है अपना, जिससे इनका ट्रेड सही से चलता रहे, ट्रेड में कोई रुकावट नहीं है। बंगाल का सारा पैसा एक्सट्रैक्ट करते रहे, इनको रूल करने से मतलब ही नहीं। क्या करना है रूलर बनकर? तो देखो, आफ्टर प्लेसिंग द मीर जाफर ऑन द थ्रोन ऑफ द बंगाल, एन एग्रीमेंट साइंस बिटवीन द इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द ब्रिटिश कंपनी टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। ये है इनका मोटिव। बोले रूल तो कर ले, पर हमारा प्रॉफिट पूरा होना चाहिए। और मीर जाफर बोलेगा भाई साहब आपने बिठाया हमको, नहीं तो पहले तो सिराजुद्दौला थे, वो हमको इस तरह से गलियाते रहते थे हमेशा, ठीक है, आपने हमको उस गद्दी पे बिठा दिया, तो हम क्या करेंगे, हम आप बोलो क्या करना है। तो उन्होंने बोला हमको चाहिए पैसा। तो क्या हुआ, मीर जाफर से उन्होंने दो चीजें ले ली बच्चों। अब यहां से इमरजेंसी स्टार्ट हो गया, यहां से देखो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स पकड़ बना रहे हैं। पहला तो उन्होंने बोला ह्यूज कैश प्राइसेस एज ए गिफ्ट, गिफ्ट की तरह हमको दिया करो, सालाना हमको इतना गिफ्ट चाहिए, हमारे घर पे आओ, गिफ्ट लेकर आओ, ठीक है, दिवाली होली जब भी हो, तुम्हारे कोई भी त्योहार हो, हमारे घर पे आओ और बड़े बड़े गिफ्ट दो हमको। मतलब कैश के अंदर पैसा दो, सोना दो, चांदी दो, ये सब चीजें दो। दूसरा, हमें देखो हम क्या है, हम बिजनेसमैन आदमी, हमको फ्री ट्रेड करने दो। तुम बंगाल वालों, जैसे मैंने आपको बताया था, बंगाल के अंदर 3 चीजों पे कंट्रोल था बंगाल वालों का, नवाब वालों का। बंगाल प्रॉपर जो था इसका, ठीक है, और बिहार और उड़ीसा। इसके ऊपर हमको क्या कर दो, फ्री ट्रेड दे दो, कि हम यहाँ पर आए तो हमारे पे कोई टैक्स नहीं लगे। अब ये सब ये काम कर रहे हैं, वहां पे ब्रिटिशर सोच रहे हैं यार इनको भेजा था हमने ट्रेड करने के लिए, सुनाई दिया कि इन्होंने कोई सिराजुद्दौला नाम के नवाब को मार दिया और वहां पे अपना बंदा बिठा दिया। ऐसे वहां पे उड़ती उड़ती खबरें आ रही है। तो वहां के पार्लियामेंटेरियन सोच रहे होंगे लंदन वाले कि यार अंबानी को भेजा था, जैसे मान लीजिए मोदी अंबानी को भेजते हैं अभी चाइना के पास, कि चाइना के अंदर, और बाद में पता चलता चाइना को रूल करने लग गया अंबानी। मोदी को लगेगा हम क्या बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पर, और यहाँ के पार्लियामेंटेरियन को क्या लगेगा, यार ये हमारी कंपनी थी, हमने भेजा था इसको, वो जाकर वहां पर क्या करने लगे, राज करने लगे, उसने अपना देश बना लिया वहां पर, और वहां के सारे राजाओं को अपनी साइड कर लिया, और वो रूल कर रहे हैं, वो कहते हैं वैसे रूल करते हैं। तो ये लोगों को क्या पता चलेगा, जब इनको पता चलेगा कि वहां का नवाब मार दिया उन्होंने और वहां पे अपना पपेट बिठा दिया, इनके अंदर जेलसी होगी, यार हम क्या कर रहे हैं। कल का हमारा जो बच्चा है वो जाकर वहां पे इतने बड़े बड़े कारनामे कर रहा है, और हम बैठकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट कर रहे हैं। यहां से उनके दिमाग में जाएगा कि यार हमको कुछ रेगुलेट करना चाहिए उनको, ठीक है। अभी आगे कहानी और चलती है, ये तो बस एक स्टार्टिंग हुआ उनका, ठीक है। अब क्या हुआ, मीर जाफर से इन्होंने कर दिया राइट टू फ्री ट्रेड। कि मतलब क्या है फ्री ट्रेड का मतलब, समझो क्या है, कैसे ब्रिटिश इमरजेंस हो रहा है, ठीक है। फ्री ट्रेड का मतलब ये है कि हम आपके यहाँ पर फ्री में ट्रेड करेंगे, मतलब हमको टैक्स नहीं देंगे, आपको टैक्स नहीं देंगे, जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स होता है वो हम नहीं देंगे। और जो इंडियंस यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, है ना, बंगाल के अंदर बंगाली जो ट्रेड कर रहे हैं, बंगाली इंडियंस जो ट्रेड कर रहे हैं, या फिर इंडियंस जो ट्रेड कर रहे हैं, वो टैक्स दे रहे हैं, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। इसका मतलब ये है। तो बाहर से जो विदेशी आ रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो एफडीआई आई है हमारी बाहर से, ठीक है, ऐसे समझो, वो क्या कर रहे हैं, वो टैक्स के बिना टैक्स दिए क्या कर रहे हैं, अपना ट्रेड कर रहे हैं। और ये लोग जो है ना इंडिया वाले, वो इंडिया ट्रेडर्स टैक्स देकर ट्रेड कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, ये टैक्स ही नहीं दे रहे हैं। ऑब्वियसली दे विल बिकम एन अपर हैंड, इनका आ जाएगा, और कंपटीशन के अंदर दे विल सर्वाइव लाइक एनीथिंग। और कंपटीशन के अंदर जो ड्राइवर सीट पे होंगे वो ये लोग हो जाएंगे, क्योंकि इनको टैक्स नहीं देना, इनको 100 रुपए कमा रहे हैं, तो 100 रुपए का प्रॉफिट इनके पास हुआ। बट ये जब टैक्स 100 रुपए कमाता है, इंडिया वाला जब 100 रुपए कमाता है, तो उसको 30 रुपए देने पड़ते हैं, किसको, गवर्नमेंट को। इस तरह का सिस्टम। आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? अभी आपको समझ में आ रहा है अभी? Yes, sir. स्वाति समझ में आ रहा है? स्वाति, योगेश? यस सर। Yes, sir. आलिंद आपको आ रहा है? यस सर। ठीक है।
हाँ आमिर पूछिए प्लीज। आमिर, आमिर यू वांट टू आस्क समथिंग? Amir, you want to ask something? You are not audible, Amir. Amir, sorry, you are not audible, right? You can write. You can write in the chat section, Amir. चलिए, तो हम ये समझ गए कि भाई देखो राइट टू फ्री ट्रेड मिल गया हमको, ये समझो आप बच्चों, राइट टू फ्री ट्रेड मिल गया इन प्रोविंस ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और उनको बहुत सारा पैसा मिलने लग गया। अब हमारे इंडियन ट्रेडर्स ने सोचा कि भाई देखो क्या है कि हमको तो क्या है कि हमारे जो राजा हैं वो हमसे तो टैक्स ले रहे हैं, इंडियन ट्रेडर समझेंगे, और जो बाहर से आए हैं जो एफडीआई हुई है ब्रिटेन वाले, उनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा है। आमिर आपकी आवाज नहीं आ रही, यू कैन राइट इन द चैट सेक्शन प्लीज आमिर, ठीक है? तो ऐसा इसके अंदर होगा, राइट? तो ब्रिटिश वाले सोचेंगे कि ब्रिटिश को टैक्स दे रहे हैं और इस तरह से होगा, ठीक है? पर फिर इनकी क्या होगी, इनकी जो होंगे, देखो एक बार जब आप कैश में पैसा मांगने लग गए ना गिफ्ट के अंदर, तो ये मांगते जाएंगे मांगते जाएंगे मांगते जाएंगे। तो मीर जाफर भी बोल देगा साहब हमारे पास कोई खजाना नहीं खुला हुआ है, और मीर जाफर विल से लाइक दैट, मीर जाफर इस तरह से बोलेगा कि साहब ये रिलेक्टेंस दिखाने लग जाएगा, मीर जाफर विल स्टार्ट शोइंग द रिलेक्टेंस दैट आई कैन नॉट पे यू द अमाउंट यू वांट, इतना कैश कहां से लाऊं मैं, ऊपर से मेरी प्रजा मेरे ऊपर और चिल्ला रही है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो जब तुम हमारे काम के नहीं हो रहा तो तुम हटो, और तुम्हारा सन इन लॉ दैट इज मीर कासिम विल टेक प्लेस, ठीक है? तो मीर जाफर को इन्होंने हटाया। व्हेन मीर जाफर कैन नॉट सेटिस्फाई द नीड ऑफ व्हाट ब्रिटिशर्स, और कैश प्राइसेस जो वो मांगते थे गिफ्ट के अंदर, तो इन्होंने क्या कहा, मीर जाफर यू शुड गो आउट और मीर कासिम विल कम बैक। और ये फोटो को आप याद रखिएगा, ये फोटो बिल्कुल पलटने वाली है आगे चलकर, मीर कासिम आ जाएंगे। और मीर कासिम आते ही क्या करेंगे, आते ही मीर कासिम क्या करेंगे, इनको 3 इंपॉर्टेंट रीजन के अंदर ऊपर ट्रेडिंग राइट दे देंगे, दैट इज बुर्दवान, बिदनापुर और चिटगांव। और आते ही मीर कासिम बोलेंगे कि अच्छा हुआ आपने हमको बना दिया है, ठीक है, और हम आपको 29 लाख रुपीस उस टाइम के ये क्या करेंगे, कैश प्राइस देंगे। तो देखो किस तरह से यूज करें, जब तक तुम हमारी बात मानोगे, जब तक तुमको गद्दी पे बिठाए रखेंगे, नहीं तो गद्दी से उतार के दूसरे को बैठा देंगे, दूसरी पपेट को बैठा देंगे। एक पपेट है उसको हिला लिया पूरा अच्छे से, ठीक है, तो वो हिलने से मना कर रहा है कि साहब अब मैं नहीं हिल सकता, तो तू हटो, दूसरी पपेट आ जाएगी, वो हिलने लग जाएगी। ब्रिटिशर्स ऐसे करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने पहले क्या करा, पहले सिराजुद्दौला को मारा और मीर जाफर को उधर बिठाया। देन मीर जाफर जब रिलेक्टेंस दिखाने लग गया, उसको हटा के मीर कासिम को, मीर कासिम ने आते ही उनको 3 इंपॉर्टेंट रीजन दे दिए कि भाई इसके ऊपर तुम क्या करो, इसके ऊपर तुम रेवेन्यू जो तुमको जनरेट करना है वो करिए, और ह्यूज कैश प्राइसेस दे दिए, अप्रोक्सीमेटली 29 लाख के प्राइसेस उधर दे दिए, कैश प्राइस उन्होंने दे दिया, राइट? अब क्या होगा, देखो अब ब्रिटिशर्स क्या रहे, ब्रिटिशर्स अब पार्लियामेंटेरियंस कैसे सोच रहे होंगे, यार देखो इन्होंने क्या करा, पहले उधर का नवाब मारा, तो उसकी जगह एक पपेट बिठाया, उस पपेट से बहुत सारा पैसा लिया, जब वो पपेट काम करना बंद कर दिया ना, तो दूसरा पपेट बैठा दे। मतलब मजे तो इन्हीं लोगों के, हम तो यहाँ पर बस ऐसे ही खड़े हैं, हम तो बस डिबेट ही कर रहे हैं पार्लियामेंट में, वो देखो कितना पैसा कमा रहे हैं उनसे 20, और वो नया नवाब जो है ना उसने उनको 29 लाख रुपीज दिए। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब इस तरह से हमारा आगे की तरफ सिस्टम चला, तो इस तरह से ब्रिटिशर्स इमर्ज होते गए, ठीक है? पहले उनके पास कुछ नहीं था, पहले ट्रेडर आए थे, पहले उनको फोर्टिफिकेशन भी नहीं करने दिया जाता, they were against, Slides are not visible. sorry, Slides are not visible. स्लाइड्स विजिबल नहीं है क्या बच्चों? कालीन Sir, स्लाइड it is visible. विजिबल है ना? तो विजिबल है। Yes. Visible. Pranit, you have to check, I think. It's clear, No, sir. it is visible. Yeah, it's visible, I think. चलिए, तो आगे हम ऐसे बोलते हैं कि मीर कासिम आए, मीर कासिम ने कहा साहब आपने हमको क्या करा है, गद्दी दी है, तो अब हम आपको ह्यूज कैश प्राइस देंगे, और इंपॉर्टेंट रीजन, ये 3 रीजन आप ले ले, उस पर रेवेन्यू जनरेट करो आराम से। पर मीर कासिम जो था ना, मीर कासिम के एक कसक थी इसके इसके एक इसका मोरल वैल्यू इसका अड़ रहा था। मीर कासिम का मोरल वैल्यू क्या था कि यार हमारे जो ट्रेडर है ना उनको इक्वल फुटिंग देनी चाहिए, कि हमारे जो ट्रेडर है, मैं अपनी प्रजा के साथ ऐसा नहीं कर सकता कि उनको इक्वल फुटिंग ना दूं, ये मैं नहीं कर सकता।
कि इनके लोगों से टैक्स नहीं ले रहे ना, तो ठीक है, दैट इज ऑल राइट, हमारे लोगों से भी हम टैक्स नहीं लेंगे। और मीर कासिम ने बोला कि सर देखो, आपको हम पैसा दिए, ठीक है, आपको हम ये 3 दे दिए, मिदनापुर और बुर्दमान, ठीक है, ये हम तो आपको दे दिए, ठीक है, बट हम अपने जो है, अपने जो सिस्टम है, अपने जो किसान है, उनके ऊपर हम क्या करेंगे, उनके ऊपर हम टैक्स नहीं देंगे, हम उनसे भी टैक्स नहीं ले रहे। और उस वक्त ब्रिटिशर्स इतने भी ज्यादा, ब्रिटिशर्स के ट्रेडर इतने ज्यादा प्रॉस्पर नहीं हुए थे कि वो अभी भी क्या है, अभी भी वो कंपटीशन से नहीं झेल पाएंगे। उनको ये पता था अभी भी इंडियन ट्रेडर्स का कंपटीशन ये नहीं झेल पाएंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। और उन्होंने कहा कि मीर कासिम, तुम क्या है कि तुम अगर इस तरह से करोगे तो हमको तुमको भी हटाना पड़ेगा। तो मीर कासिम को पता चल गया कि हमारे दिन अब पूरे होने वाले हैं यहाँ पर, तो इंस्टेड ऑफ दिस वन, इन ब्रिटिशर्स को ये जब हमको हटाएं, उससे पहले हमको क्या करना चाहिए, हमको इनको हटा देना चाहिए। तो देखिए, मीर कासिम वांटेड टू प्लेस हिज नेटिव सब्जेक्ट्स ऑन इक्वल फुटिंग विद द ब्रिटिश ट्रेडर्स, कि ब्रिटिश ट्रेडर्स तुम टैक्स नहीं दे रहे हो, वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, बट वी विल नॉट टेक द टैक्स ऑफ आवर इंडियन ट्रेडर्स आल्सो। So he declared that the Indian traders would be exempted from payment of the trade tax in Bengal of province. Province बंगाल के अंदर, बंगाल प्रोविंस के अंदर वो भी टैक्स नहीं देंगे। अब ब्रिटिश अथॉरिटी को क्या हो गया, ब्रिटिश अथॉरिटी ने कहा कि भाई इसका टाइम आ गया, तो ब्रिटिश अथॉरिटी ने कहा मीर कासिम तुम वापस नीचे उतरो, ठीक है, अब तुम्हारे नीचे उतरने का टाइम आ गया, तुम्हारे वापस मीर जाफर जो होंगे वो गद्दी पे बैठे। मीर कासिम को पता चल गया कि ऐसा होने वाला है, और उसने क्या करा, उसने सोचा कि यार हम क्या करें, मीर कासिम ने सोचा कि हम क्या करें, और लोगों के साथ मिलकर इन ब्रिटिशर्स को खत्म ही कर देता है ना। ये कब तक, क्या कभी इन्होंने क्या करा कि हमारे जो थे ससुर साहब, ठीक है, उनको क्या करा था, उनको इन्होंने हटाया है ना। पहले हमारे सिराजुद्दौला को मारा, फिर मीर जाफर को हटाया, फिर मीर कासिम, अब हमको भी हटा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम मिलकर इनको हटा देते हैं ब्रिटिशर्स को। और उन्होंने बोला एक बार और ट्राई करते हैं, और बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और बैटल ऑफ बक्सर के अंदर मीर कासिम तो लड़ ही रहे थे, इसके साथ एक और सुजाउद्दौला, ये अवध के नवाब थे, अवध के नवाब, इनसे उन्होंने सेटिंग करी कि भाई तुम भी आ जाओ, क्योंकि अकेला मैं तो इनको हरा नहीं पाऊंगा, पर ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है इनका ब्रिटिशर्स का। और शाह आलम सेकंड, जो कि लेटर मुगल एम्परर थे, खोई हुई सल्तनत जिनके पास थी, शाह आलम सेकंड, इनको भी बुलाया गया, शाह आलम आप भी आओ, और अपन तीनों मिलकर क्या करते हैं, इन ब्रिटिशर्स को हराते हैं। और इन तीनों ने मिलकर क्या करा, फाइट करा, दैट इट्स नोन एज बैटल ऑफ बक्सर, और दैट इज 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर यहाँ पर खेला जाएगा, जिसके अंदर सामने 3 लोग थे, ए, बी और सी, दैट इज मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड कौन है बच्चों, जो लेटर मुगल एम्परर है, बाद का जो गिरता हुआ मुगल एम्परर का एक राजा। सुजाउद्दौला क्या है, अवध को संभाल रहा था, अवध इलाहाबाद वाला एरिया, ठीक है, वो वाला एरिया ही संभाल रहा था। और मीर कासिम तो बंगाल का था ही। तो मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड ने क्या करा, शाह आलम सेकंड ने मिलकर एक अटैक कर दिया 1764 के अंदर। और ये अटैक किसके ऊपर करा, ब्रिटिशर्स के ऊपर करा, और ब्रिटिश अथॉरिटी डिफीटेड दिस कंबाइंड आर्मी। और ब्रिटिश अथॉरिटी ने इन तीनों का मिला हुआ जो कंबाइंड अटैक था उसको भी डिफीट कर दिया। और ब्रिटिश आर्मी ने यहाँ पर जो बक्सर वाला बैटल था, यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि इमरजेंस ऑफ ब्रिटिशर्स हो चुका है तुम्हारी कंट्री में, तुम अकेले तो हमको हरा नहीं पाए, 3 मिलकर भी हमको नहीं हरा पाए, तुम ये नवाब ऑफ अवध वो भी नहीं हरा पाए, उसकी पूरी आर्मी भी नहीं हरा पाई हमको, तुम लिया है लेटर मुगल एम्परर, उसकी आर्मी भी नहीं हरा पाई, जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से भी तुम लिया है, वो भी नहीं हरा पाए। और फिर यहां से क्या हुआ, यहां से एक ट्रीटी साइन हुई, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां से देखो इमरजेंस हो रहा है ब्रिटिशर्स का, यहां से एक ट्रीटी साइन हुई, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। इस पे से क्वेश्चन आ सकता है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन थे, देखो ब्रिटिशर्स की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव, है ना, रॉबर्ट क्लाइव वेरी वेरी क्लेवर पर्सन है, वो भी कंपनी के पर्सन थे। वैसे यहाँ पर वो भी नहीं आया कि ब्रिटिशर्स की आर्मी आ गई वहां पे लंदन से, ऐसा नहीं, ये लोग ही कर रहे थे, जो ट्रेड करने आए थे ना, अंबानी वाले ही कर रहे हैं मिलकर काम सब कुछ। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने 2 लोगों से करी, एक तो सुजाउद्दौला, ठीक है, और शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड कौन है, शाह आलम सेकंड वो लेटर मुगल एम्परर जो दिल्ली के अंदर रहता था। और ये कौन था, सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध। बोला हार गए, अब आ गया तुमको मजे, चलो अब ट्रीटी करते हैं तुम्हारे साथ। तो उन्होंने बोला देख मिस्टर सुजाउद्दौला, तुम अपना इलाहाबाद है ना,
ये किसको दे दो, शाह आलम सेकंड को दे दो। और शाह आलम सेकंड से ये बोला कि तुम इलाहाबाद से बाहर नहीं निकलोगे, दिल्ली विल्ली भूल जाओ, अब हो गया तुम्हारा बहुत दिल्ली के अंदर। तुम शाह आलम से तो क्या हुआ, सुजाउद्दौला को बोला, सुजाउद्दौला अपना अवध इलाहाबाद जो है ना, और कारा, एक और जगह है कारा, ये किसको दे दो, शाह आलम सेकंड को दे दो। और शाह आलम सेकंड को बोला कि देखो हमारा तुम्हारे से ऐसा कोई नहीं, तुम ही आगे से लड़ने आए थे, तुम दिल्ली में अब एंटर नहीं करोगे, तुम अवध इलाहाबाद के अंदर तुम बैठे रहो आराम से, ठीक है। शाह आलम was commanded to reside in Allahabad, which was ceded to him by the Sujaud-Dawla under the company's protection. और तुमको पेंशन वेंशन देनी है तो तुम्हारा सम्मान हम कर देते हैं, ठीक है, सम्मान हम कर देते हैं, तुमको पेंशन हम दे देंगे। दूसरा क्या हुआ, इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक एम्परर हैड इशूड, ये एम्परर जो थे ये मुगल के एम्परर हैं, ठीक है, शाह आलम, उन्होंने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी राइट्स है, बताएंगे हम दीवानी राइट्स क्या होते हैं, वो हम ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं। तो बच्चों देखो कहां से स्टार्ट करा, मीर जाफर ने क्या दिया था ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीर जाफर ने दिया था हमको, इनको राइट टू फ्री ट्रेड, ये समझ में आता है, मीर जाफर ने दिया था राइट टू फ्री ट्रेड, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे क्या थे कि इंडिया के ट्रेडर्स, इंडिया के अंदर उनके ऊपर तो टैक्स लग रहा है पर ब्रिटिशर्स के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है। मीर कासिम थोड़ा सा नेशनलिस्ट आदमी था, मीर कासिम, उसको ये समझ में नहीं आया, उसको ये सहन नहीं हुआ कि हमारे ट्रेडर्स, तो उन्होंने बोला ब्रिटिशर्स तुम करो आराम से मजे से ट्रेड, पर हमारे जो इंडियन ट्रेडर्स है उनसे भी हम पैसा नहीं लेंगे। ब्रिटिशर्स ने बोला बहुत उछल रहे हो भाई, तो तुम्हें गद्दी से उतारना पड़ेगा। इसने बोला रुको हम बताते हैं। मीर कासिम ने सुजाउद्दौला से बात करी और शाह आलम सेकंड से बात करी और आ गया ब्रिटिशर के सामने खड़ा होकर, ब्रिटिशर्स ने तीनों को हरा दिया। चलो, और इससे बोल दिया, शाह आलम सेकंड से बोल दिया तुम दिल्ली को भूल जाओ, शाह आलम सेकंड तुम बहुत मुगल मुगल करते थे, अपने मुगल एम्परर के लास्ट थोड़े से बचे हुए लोग, नहीं तुम भी मारे जाओगे, जाओ और इलाहाबाद के अंदर जाकर बैठो। और इलाहाबाद सुजाउद्दौला से लेकर इलाहाबाद दे दिया उसको। अब क्या हुआ, और इससे बोला शाह आलम सेकंड दीवानी राइट्स भी हमको देते जाना। तो बोले ठीक है साहब रख लो, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट दीवानी राइट्स रखती थी वो भी तुमको दे देते हैं, दीवानी राइट्स भी इसको दे दिया गया, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर के अंदर क्या क्या हुआ देखो, हमारे पास, इनके पास पहले से क्या आ गया था, पहले से राइट टू फ्री ट्रेड तो आ ही गया था बच्चों, अब इनके पास दीवानी राइट्स भी आ गए। और दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है कि फ्री में ट्रेड तो हम करेंगे, पहले ही दे गए थे वो तो मीर जाफर, अब हम क्या करेंगे, जो लैंड का रेवेन्यू होगा ना बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उसको भी कलेक्ट हम ही करेंगे। कलेक्टर, कलेक्टर जो वर्ड है ना वो यहीं से है। ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम ही कलेक्ट करेंगे, जो रेवेन्यू जनरेट होगा ना वहां पे जो किसान काम करेगा और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो सारा रेवेन्यू हम करेंगे, टैक्स वैक्स हम कलेक्ट करेंगे, राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू, दिस इज द वन टाइप ऑफ व्हाट, दीवानी राइट। दूसरा क्या है, तुम्हारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी हम ही देखेंगे। क्रिमिनल तुम देख लो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना किस तरह से रहेगा, सिविल लॉस किस तरह से होंगे, ये सब चीजें हम देखेंगे। दिस इज नोन एज दीवानी राइट्स, जो कि पहले मुगल एम्परर देखा करते थे, उनसे ये ले लिया, ठीक है। और राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, कि अब बंगाल की धरती पे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसके अंदर जो टैक्स होगा वो किसकी पॉकेट में जाएगा, ब्रिटिशर्स की पॉकेट में जाएगा, ठीक है। और राइट टू लुक आफ्टर द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या देखा जाएगा, ब्रिटिशर्स को, और इसको बोला गया दीवानी राइट्स। दिस इज नोन एज दीवानी राइट्स, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो बच्चों क्या हो रहा है, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स आए थे एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर, फिर फोर्टिफिकेशन करने लगे, फोर्टिफिकेशन से मना करा तो बैटल ऑफ प्लासी हो गया, बैटल ऑफ प्लासी के अंदर ये जीत गए, और फिर क्या करा इन्होंने, मीर कासिम को, मीर जाफर को बिठा दिया, मीर जाफर से खूब लूटा मीर जाफर को, मीर जाफर को लूटने के बाद फिर मीर जाफर जब काम का नहीं रहा तो मीर कासिम को बिठा दिया, मीर कासिम काम का नहीं रहा तो वापस मीर जाफर को बिठा दिया, और यहाँ से उन्होंने क्या करा, यहाँ से मुगल एम्परर को भी हरा दिया जो लेटर मुगल थे, और उससे दीवानी राइट्स ले लिए। दीवानी राइट्स का मतलब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ही कंट्रोल करेंगे, और क्या करेंगे, रेवेन्यू भी यही कलेक्ट करेंगे, कलेक्टर वर्ड जो है ना वो यहाँ से है, और यहाँ से पहले राइट टू फ्री ट्रेड ले चुके थे, तो सब कुछ इनके हाथ में आ गया है, फ्री ट्रेड आ गया इनके हाथ में, राइट टू फ्री ट्रेड, ठीक है, इनके हाथ में रेवेन्यू कलेक्शन करना आ गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में आ गया।
एक क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन और आ जाए तो मजा आ जाए, ये सोचे कुछ भी डायरेक्टली नहीं लिया, बैठी मीर जाफर ही उधर, रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी किसकी है, राजा की है। प्रजा किससे बोलेगी, ब्रिटिशर से नहीं बोलेगी, वो तो समझ भी नहीं पाएंगे प्रजा की बात, राजा से बोलेगी कि हमारी ये। और सब कंट्रोल किसने कर रखा है, पीछे से सारा कंट्रोल ब्रिटिशर्स ने कर रखा है। दैट इज नोन एज पपेट। एवरीबडी इज गेटिंग दिस वन, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो हम क्या है, हमको ये समझ में आना चाहिए दीवानी राइट्स क्या होते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली आस्क, दे कैन आस्क प्रीलिम्स, इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द दीवानी राइट्स, और दीवानी राइट्स कब आए थे। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद जब लड़ाई हार गए थे हम लोग, ठीक है, और हमारे मुगल एम्परर जो थे शाह आलम सेकंड, उन्होंने दीवानी राइट्स दिए थे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर, किसको, ब्रिटिशर्स को। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है, जो आपसे टेस्ट सीरीज में पूछा भी जाएगा। एक क्वेश्चन आउट कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। और उस दीवानी राइट्स के अंदर दो चीजें आती है, व्हाट डू यू मीन बाय द दीवानी राइट्स, ये प्रीलिम्स के अंदर आ सकता है क्वेश्चन। फिर सोचोगे कि यार कहां से आ गया क्वेश्चन, ये तो पता नहीं चलता है यार। इस तरह से कंसेप्ट समझो, अगर बिल्कुल सीरीज में याद करोगे ना, आए पहले क्या करे, पहले फोर्टिफिकेशन करे, सिराजुद्दौला को मारा, फिर सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर से राइट टू फ्री ट्रेड ले लिया, फिर मीर कासिम ने बोला कि भाई देखो फ्री ट्रेड तो मैं नहीं करने दूंगा, पैसा ले लो जितना भी, मीर कासिम को हटाया, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बैटल ऑफ बक्सर के बाद मुगल एम्परर को पकड़ा कि तेरे पास दीवानी राइट है, हमको दे दे, और यहाँ से दीवानी राइट आए, तो लग जाएगा टिक फिर आंसर। और रटोगे ना, बैटल ऑफ बक्सर में दो चीज हुई थी, राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, राइट टू लुक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब भूल जाओगे यहाँ पर। तो पूरा अपन को 2, 4, 6, 8 से पढ़कर हमको लास्ट के अंदर इनफाइनाइट तक पढ़ना होता है। सिलेबस इनफाइनाइट है, क्या करें, और सबको मिलाकर पढ़ना होगा, सबको खिचड़ी बनाकर पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा, एक पॉइंट पे रहोगे तो दूसरे पे इंटरकनेक्ट हो जाएगा जल्दी से। हो ही नहीं सकता तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो अगर इस अप्रोच से पढ़ोगे। पर पढ़ना तुम्हें, हम तुमको सिर्फ डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, हम तुमको सिर्फ कंटेंट दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, मेहनत तुम्हारे हाथ में। जो बच्चे मेहनत कर लेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि 100% सिलेक्शन तो मैं नहीं दे सकता, बट हाँ, अगर यहाँ पर बैच के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं तो आई कैन गारंटी यू 10 to 15 स्टूडेंट्स वो मैं चूज कर लूंगा अपने स्टूडेंट कौन से हैं, ठीक है, और उन पर बहुत अच्छे से फोकस करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा उनके साथ, ठीक है, उनको ग्रुप के अंदर स्टडी होगा, उनके 100% मैं अपना दूंगा, पर उनको सिलेक्शन करा के रहूंगा, ये मेरी गारंटी। उन बच्चों के साथ चाहे मेरे को पूरी रात जगना पड़े उनको पढ़ाने के लिए, पर मैं जगूंगा, ठीक है। बट मेरे को वो बच्चे हैं, वो बच्चे मिल जाएंगे मेरे को, धीरे धीरे पता चल जाता है कौन सा बच्चा किस तरह से इंटरेस्टेड है। यस डॉली, प्लीज आस्क मी। डॉली, डॉली अगेन यू आर नॉट अवेलेबल। डॉली, आर यू आस्किंग समथिंग? आवाज क्यों नहीं आ रहा है आप लोगों का? डॉली, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। कालिंद, एक बार तुम बोल के बताओ, आवाज आ तो रहा है ना क्लास में, प्लीज कालिंद। यस सर। ओके, तो उस साइड से प्रॉब्लम, आप अपना माइक वाइक अच्छे से रखिए जिससे अच्छा इंटरेक्शन हो। शिवकांत, समझ में आ रहा है तुम्हें? शिवकांत, यस सर, आ रहा है सर समझ। ठीक है। और एक आनंदिता, आनंदिता आपको समझ में आ रहा है? आनंदिता, यस सर। ठीक है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए पूरा, नहीं समझ में आएगा और नहीं पूछोगे तो तुम्हारी गलती मानी जाएगी, है ना? सर। हाँ बोलो कालिंद, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस सर। प्लीज। सर, जो बैटल ऑफ बक्सर थी सर, ये इसको सर ऐसे भी मान सकते हैं ना कि ये ब्रिटिश इंडिया की सर मतलब एस्टैब्लिशमेंट थी ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि इन्होंने मुगल्स को एक तरीके से, ये हार थी मुगल्स की हार मानी गई थी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि शाह आलम सेकंड से ट्रीटी हुई है वो। मीर कासिम तो मतलब ही नहीं था, वहां का तो सब कुछ ले ही रखा है पहले, राइट टू फ्री ट्रेड। अब जो राइट टू फ्री ट्रेड और जो देखो क्या था, ये समझो एक बार, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाते हैं कि वैसे तो बंगाल ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो चुका था, क्योंकि मुगल्स जो थे यहाँ पर मुगल है और यहाँ पे बंगाल है, तो वीक होते हैं ना, तो ये पेरिफेरी वाले अपने आप को इंडिपेंडेंट बोलने लग जाते हैं, तो ये हो गया था। बट दीवानी राइट्स स्टिल इज इन द कंट्रोल ऑफ मुगल एम्परर। दीवानी राइट का मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट, रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट, ये अभी तक भी किसके पास था? इनके पास ही था, मुगल एम्परर के पास। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का मुगल एम्परर ही देखते थे, राइट। तो अब मुगल एम्परर से इनको लेना था, तो मुगल एम्परर को जब हराया तो ये
कहेंगे थैंक्स टू कासिम कि तुमने मुगल एम्परर के साथ हम पे अटैक करा, जिससे कि हमने मुगल एम्परर को हराया और हमने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करी, और इलाहाबाद ट्रीटी के अंदर हमने क्या करा, दीवानी राइट्स ले लिए तुमसे। समझे कालिन? यस सर। ये आपको इसके अंदर समझना, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होगा ना, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो टाइम तुम रटने में वेस्ट करते हो ना बच्चों, वो सिर्फ समझने में वेस्ट कर दो। और ऐसा भी कुछ भारी चीज नहीं है, ये सब कुछ समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो दीवानी राइट्स हम इसके अंदर इस तरह से पहुंच गए। अब दीवानी राइट्स जब हुआ तो उसके बाद दीवानी राइट्स भी इनको मिल गए, है ना, और राइट टू फ्री ट्रेड मिल रहा है। और जो पहले यहाँ पे अपन ने क्रॉस लगाया था, मीर कासिम को तो हटा दिया, मीर कासिम भाग गए थे अवध की तरफ, ठीक है, और यहाँ पर वापस से मीर जाफर को बैठा दिया गया गद्दी पे। ऐसे करते थे कि यार मीर जाफर तुम ही ठीक थे, तुम्हारा मीर कासिम के अंदर तो बहुत एटीट्यूड था, तीनों ने मिलकर हम पे अटैक करा, पर देखो हमने उसको हटा दिया, तुम ही बैठ जाओ वापस गद्दी पे, हमारे लिए तो तुम ही ठीक थे, और दो हमें पैसा। और क्या होगा, ऐसे ऐसे क्या होगा, मीर जाफर ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल, ही कंटिन्यू टू रूल ओवर द बंगाल फॉर 2 years, 2 साल तक उसने करा। फिर उसकी डेथ हो गई 1765 के अंदर। कौन की डेथ हो जाएगी 1765 के अंदर? इसकी डेथ। बक्सर की फाइट के बाद देखो, देखो बक्सर की फाइट के बाद क्या हुआ, ये डॉली का फाइनली क्वेश्चन हमको मिल गया, व्हाट डॉली वांट टू आस्क। तो बैटल ऑफ बक्सर जैसे लड़ा ना डॉली, बैटल ऑफ बक्सर, तो उसके बाद जो दिल्ली के अंदर मुगल बैठे थे ना, उनको तो उठाकर उन्होंने कहाँ भेज दिया, इलाहाबाद के अंदर। तो मुगल तो बिल्कुल ही खत्म हो गए, उनका तो कोई पावर ही नहीं रहा, ठीक है, इलाहाबाद के अंदर इनको भेज दिया, ठीक है। और बैटल ऑफ बक्सर के अंदर क्या होगा, बैटल ऑफ बक्सर के अंदर राइट, दीवानी राइट जो थे मुगल एम्परर के पास, वो दीवानी राइट्स ले लिए। दीवानी राइट का मतलब क्या है, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू और राइट टू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन करने का राइट, Civil administration. है ना, इसका ले लिया इन्होंने। किसने ले लिया? इन्होंने। तो ये देखो, याद करो, दीवानी राइट्स किससे लिए? मुगल एम्परर से। अब इसके अंदर बंगाल को रूल करने के लिए अभी भी बंगाल पे कंसंट्रेटेड, दिल्ली तो ये जा ही नहीं रहे, तो बंगाल पे कंसंट्रेटेड है, क्योंकि पैसा वही है भाई, दिल्ली के अंदर पैसा नहीं है, बंगाल के अंदर। अब इन्होंने कहा मीर जाफर तुम बैठ जाओ। मीर जाफर बैठा, बूढ़ा नवाब, ठीक है, और 2 साल के अंदर इसकी डेथ हो गई, 1765 के अंदर इसका डेथ हो गई। अब 1765 के अंदर इसका डेथ होगा, तो उसके बाद एक बहुत ही वीक रूलर है, उसको बिठा देंगे, निजाम उद दौला। और निजाम उद दौला से क्या करेंगे ये, देखो निजाम उद दौला जो होंगे ना, अब मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो कोई भी प्रोविंस होती है, ऐसे चलता था मुगल एम्परर का एडमिनिस्ट्रेशन, में आपको बताता हूँ। मुगल एम्परर ऐसे करते थे कि देखो भाई, हम तो यहाँ पे बैठे हैं सेंटर पे, और जो तुम यहाँ पे प्रोविंसेस के अंदर बैठो ना, तो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन तो तुम संभालो प्रोविंसेस वाले, और तुम्हारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हम डायरेक्टली कंट्रोल करेंगे, जिससे तुम्हारे ऊपर कंट्रोल बना रहे, प्लस यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट भी हम करेंगे। तो ये बोला जाता था दीवानी राइट्स, जो कि ब्रिटिशर्स ने ले ली थी। तो ब्रिटिशर्स आर कलेक्टिंग रेवेन्यू इन द बंगाल, बिहार और उड़ीसा। यहाँ पे कौन कलेक्ट कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स आर कलेक्टिंग द रेवेन्यू। ब्रिटिशर्स आर हैविंग द फैसिलिटी ऑफ फ्री ट्रेड, जो कि मीर जाफर ने उनको दिया था फ्री ट्रेड का। और ब्रिटिशर्स आर व्हाट, ब्रिटिशर्स आर हैविंग द दीवानी राइट्स आल्सो। अब एक जो बचा था ना, वो बचा था क्रिमिनल राइट्स, वो यहाँ के नवाब के पास होता था, जैसे मीर जाफर हो गए, मीर कासिम हो गए। अब आए निजामुद्दौला। निजामुद्दौला एक वीक रूलर। तो ये क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जो था ना, वो कौन संभालता था, ये समझो। क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक डेप्यूटी का पोस्ट होता था, एक डेप्यूटी का पोस्ट होता था, डेप्यूटी सूबेदार। जो सूबेदार होता है ना, सूबेदार साहब बोलते हैं अपन, कोई थाने का इंचार्ज होता है कि सूबेदार साहब। तो डेप्यूटी सूबेदार उस वक्त हुआ करते थे, जो कि क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे, अंडर द बंगाल के रूलर के, नवाब के अंडर, नवाब ऑफ बंगाल के अंडर में। और नवाब ऑफ बंगाल इनको अपॉइंट करता था, और ये क्या करते थे, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। तो ब्रिटिशर्स बोलेंगे निजामुद्दौला, देखो हमारे पास क्या है, राइट टू फ्री ट्रेड तो हमारे पास है, हम अच्छे से फ्री ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। निजामुद्दौला हमारे पास एक और चीज है, दीवानी राइट्स भी हमारे पास है, जिसके अंदर हम क्या है, राइट टू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। हमको इस आदमी को इलेक्ट करने की पावर भी दे दो। वी आर द वन हु विल इलेक्ट दिस पावर, दिस पर्सन। अगर वो इसको इलेक्ट करेंगे, तो वो उसका, इनका डिप्यूटी सूबेदार होगा, वो भी इनका क्या बन जाएगा, चेला बन जाएगा, पपेट बन जाएगा। और उन्होंने राइट टू नॉमिनेट डिप्यूटी सूबेदार, ये भी इनसे छीन लिया। अब इनके पास सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो यहां से आ ही गया था बच्चों, अब क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन भी इनके हाथ में आ गया। और इस चीज को बोला गया कि सारी जो है फेस किसका दिख रहा है,
अगर मान लो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का, मान लो चोरी होती है किसी बंगाल के अंदर, तो किसके पास जाएंगी प्रजा? राजा के पास। के राजा हमारे यहाँ पे चोरी हो रही है, राजा बोल रहा है भाई मेरे पास कंट्रोल ही नहीं है, डिप्टी सूबेदार का सारा कंट्रोल ब्रिटिशर्स ने ले रखा है। वो बोलते हैं, राजा के पास जाते हैं कि राजा हमारे यहाँ पे टैक्स कम करो, लगान मूवी को याद करो। तो राजा क्या होता है, राजा बोलता है भाई मैं कहाँ से टैक्स करूं, ये ब्रिटिश का ये बंदा खड़ा है, ये कह रहा है तिगना लगान लगाएगा तो, क्योंकि राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू उसके पास है। अगर हमको सिविल एस्पिरेंट की तरह बोलना होता, अगर राजा सिविल सर्विसेज करता तो राजा बोलता है कि देखो राइट ऑफ दीवानी राइट, दीवानी राइट्स किसके पास है? ब्रिटिशर्स के पास है, तो आई कैन नॉट कलेक्ट द रेवेन्यू, क्योंकि दीवानी राइट्स किसके पास है? ब्रिटिशर्स के पास। तो वो उनके ऊपर है कि कैप्टन रसल दुगना लगान लगाएगा कि तिगना लगाएगा कि चुगना लगाएगा, वो किसके ऊपर है? वो चौगुना लगाएगा, ये किसके ऊपर है? कैप्टन रसल के पास है। इसका मतलब क्या है? दीवानी राइट्स किसके पास है? कैप्टन रसल के पास है, जिसके अंदर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज व्हाट राइट टू फ्री ट्रेड, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू तो उनके पास था ही। अब एक और चीज आगे, डिप्टी सूबेदार को भी नॉमिनेट वही करेंगे, उनका ही बंदा नॉमिनेट होगा डिप्टी सूबेदार। और फेस किसका आएगा? जब भी कोई दिक्कत होगा तो किसका फेस आएगा? फेस आएगा नन अदर देन आपका राजा नवाब का। ये सबको क्लियर है? और इस सिस्टम को बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट, जिसके अंदर सारी पावर तो किसके हाथ में है? बताओ किसके हाथ में? ब्रिटिशर्स के हाथ में कि नवाब के हाथ में पावर? लिखो चैट में या फिर बोलो। अच्छा स्वाति आप बताएं। Britishers. ब्रिटिशर्स के पास में। और रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास में? नवाब के पास में। नवाब ऑफ बंगाल। नवाब के पास में रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नवाब। ब्रिटिशर्स के पास में पावर है। क्राइम होता है तो किसके पास आता है? नवाब के पास आता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर इसको बोला जाता है डुअल गवर्नमेंट। आपसे कोई पूछ लेता है व्हाट डू यू मीन बाय द डुअल गवर्नमेंट, दिस इज द डुअल गवर्नमेंट। अब देखो क्या हो रहा है कि ही वाज सक्सीडेड बाय द निजामुद्दौला, और निजामुद्दौला से उन्होंने क्या करा? उन्होंने राइट टू नॉमिनेट व्हाट, राइट टू नॉमिनेट डिप्टी सूबेदार, ये उन्होंने इसके अंदर ले लिया कि दे एक्वायर राइट टू नॉमिनेट डिप्टी सूबेदार, कि डिप्टी सूबेदार को भी हम ही नॉमिनेट करेंगे अब। और इसके बाद क्या हुआ बच्चों? इसके बाद क्या हुआ? मीर जाफर निजामुद्दौला आ गया, और डिप्टी सूबेदार एन इंपॉर्टेंट ऑफिसर हु लुक आफ्टर द क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, उसको भी अपॉइंट करने का अधिकार किसने ले लिया? उसको भी अपॉइंट करने का अधिकार ब्रिटिशर्स ने ले लिया। तो ब्रिटिशर ने दीवानी राइट्स के अंदर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो ले ही लिया था, देखिए, और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इनडायरेक्ट कंट्रोल कर लेंगे डिप्टी सूबेदार को ऊपर कंट्रोल करके। और दिस लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइमल्टेनियस रूल ऑफ टू अथॉरिटीज इन द बंगाल। सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? नवाब की। जब आमिर खान जा रहा है तो वो राजा के पास जा रहा है, कैप्टन रसल के पास नहीं जा रहा है कि राजा हमारा टैक्स कम कर दो। राजा बोल रहा है भाई मैं कहां से टैक्स कम करूं, सारी पावर तो उसके पास है। एंड दिस इज नोन एज डुअल गवर्नमेंट। रेस्पॉन्सिबिलिटी इज इन द हैंड ऑफ नवाब, कि आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। क्राइम होता है तो आई एम रेस्पॉन्सिबल, टैक्सेस ज्यादा लगते हैं तो आई एम रेस्पॉन्सिबल, पर लगा कौन रहा है? क्राइम कंट्रोल कौन कर रहा है? दैट इज ब्रिटिशर्स, एंड दिस इज नोन एज डुअल गवर्नमेंट। तो निजामुद्दौला जो हो गई, उससे राइट टू नॉमिनेशन ऑफ डिप्टी सूबेदार ये ले लिया जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा? इससे यहाँ पर डुअल गवर्नेंस हो जाएगी, ठीक। तो ये कार्टून देखो, सारी मछलियां ये पकड़ रहा है, पर आगे किसको कर रखा है? इसको कर रखा है आगे। इसके पास कुछ है ही नहीं पावर, इसके पास सारी पावर है। तो ये दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज डुअल गवर्नमेंट। So this arrangement continued to 1765 से 1772. During this phase, the resources of Bengal were directly plundered by the Britishers. अब सारी पावर आ गई, क्रिमिनल पावर भी, सिविल पावर भी, राइट टू फ्री ट्रेड, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, सब कुछ आ गया है जब, तो ब्रिटिशर्स को पैसा लेने के अंदर बंगाल में कहाँ दिक्कत आएगी? और देखो बंगाल में बैठेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है, और ले जा रहे हैं पैसा, धमाधम पूरा पैसा ले जा रहे हैं। और ये जब पैसा ले जा रहे हैं तो अब किसको दिक्कत आएगी? वो पार्लियामेंटेरियंस जो बैठे थे लंदन के अंदर, उनका दिमाग क्या होगा? उनको लगेगा भाई हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने इस कंपनी को भेजा था कि जाओ बच्चों वहां पे ट्रेड करो, और बच्चे ने नवाब मार दिया, चलो ये तो ठीक है। फिर उसके बाद मीर जाफर को बिठा दिया, ये भी ठीक है। फिर चलो मीर कासिम को बिठा के फिर वापस मीर जाफर को बिठा दिया, पर इन्होंने तो सब कुछ ले लिया, दीवानी राइट्स ले लिए, इन्होंने राइट टू फ्री ट्रेड ले लिया। चलो राइट टू फ्री ट्रेड समझ में आता है, दीवानी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ही संभालने लग गया इनडायरेक्टली। तो हम क्या यहाँ पर ताली बजाने के लिए बैठे हैं क्या पार्लियामेंट के अंदर?
वी आर द इलेक्टेड वंस, ये कंपनी है। तो मोदी की पार्लियामेंट, अगर मोदी अगर इसको भेजता है चाइना अंबानी को, और अंबानी रूल करने लग जाता है चाइना को, तो हाउ मोदी एंड इस कैबिनेट विल फील, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। और वैसी कुछ फीलिंग आई थी पार्लियामेंटेरियंस ऑफ द ब्रिटिशर्स। लंदन के अंदर पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं भाई, वो है असली नवाब तो वो है, और वो देखो कितने अमीर हो रहे हैं। और वहां से कभी कोई आ जाता था, जैसे रॉबर्ट क्लाइव मान लो लंदन चले गए, ब्रिटेन चले गए, तो देखते थे अरे बाप रे इतना पैसा, और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी भाई, ये है, ये लोग कमा रहे हैं, हम तो क्या है, हम तो ऐसे ही बस लाइफ हम क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। उनको लगेगा कि भाई अब जेलसी का लेवल आ जाएगा, रेगुलेट करना पड़ेगा, हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम लॉ मेकिंग बॉडी है, हमारी डेमोक्रेसी के अंदर हमको इलेक्ट करा है, ये लोग मजे ले रहे हैं वहां पर जाकर, इतना पैसा कमा रहे हैं, और हमको यहाँ पर क्या होता है, सैलरी भी कभी आती है कभी नहीं आती। ड्यूअल गवर्नमेंट एंड डायरकी इज नॉट सेम, वो डायर के आगे चल के पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, दैट इज नॉट सेम। ये सब चीजें हो रही है हमारे साथ। 1919 का एक्ट पढ़ेंगे तब डायरकी पढ़ लेंगे, डायरकी इज कंप्लीटली डिफरेंट विद द ड्यूअल गवर्नमेंट, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, डोंट यू वरी। 1919 का एक्ट जब, ठीक है, तो ये बोलेंगे कि भाई देखो ये सब क्या हो रहा है, ब्रिटिश के पार्लियामेंटेरियन सोचेंगे अब हमको क्या करना है, हमको इनको रेगुलेट करना पड़ेगा। अब ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन ने समझा कि भाई बहुत हो गया, बहुत दिल दुख गया हमारा, तुमने बहुत पैसा कमाया, हम तो कुछ नहीं कमा रहे, अब तुम्हारे ऊपर हम रेगुलेट करेंगे, क्योंकि लॉ मेकिंग बॉडी तो हम ही है, हम तुम्हें कंट्रोल करेंगे। और यहां पर वो कंट्रोल करने के लिए क्या आगे, यहां से रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इधर देखो कि 1772 तक इन्होंने क्या करा, ये अरेंजमेंट कंटिन्यू रहा है। फिर क्या हुआ, फिर ब्रिटिशर्स की ये जो पार्लियामेंटेरियंस थे, ब्रिटिश को जेलेसी बहुत ज्यादा हो गई, इनको खाना नहीं खाया यार, तो यार वो कमा रहे हैं, हम तो कुछ कमा नहीं पा रहे, एंड दे डिसाइडेड टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ प्राइवेट ट्रेड कंपनी। अभी भी वो कंपनी थी उनके लिए, तो हमने तो अंबानी अभी भी हमारे लिए अंबानी था, पर वहां पर जाकर वो क्या बन रहा था, वो सेठ बन गया, वहां पर जाकर पूरा नवाब ववाब को मार मूर के अपने बंदे बिठा के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ लेके राइट टू फ्री ट्रेड लेकर मजे मार रहे हैं। रेगुलेट करना पड़ेगा, और यहां से पहला एक्ट आएगा तुम्हारा, जो अब तुम्हारा अगर तुम लक्ष्मीकांत खोलोगे तो उसमें लिख रखा है रेगुलेटिंग एक्ट 1770, ठीक है। यहां से क्या होगा, यहां से आपको आएगा, बट उससे पहले आपको एक और बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट्स एंड एक्सेट्रा। अभी तक की कहानी थी कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से इमरजेंस हुआ, किसका, ब्रिटिशर्स का किस तरह से इमरजेंस हुआ इंडिया के अंदर। अब जो कहानी है, सेकंड पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर इज दिस वन, कि ब्रिटिशर्स कैसा अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे इंडिया के अंदर, समझ में आ गया। फिर हम रेगुलेटिंग एक्ट्स पे आएंगे, फिर चार्टर एक्ट पे आएंगे, फिर देखते हैं कैसे नहीं समझ में आता रेगुलेटिंग एक्ट चार्टर एक्ट। तो पहले समझो तो सही किस तरह से चलाते थे। देखो इस तरह से चलाते थे, ये जैसे एक स्ट्रक्चर है कि कोई भी कंपनी होती है, जैसे मान लो रिलायंस कंपनी है अंबानी की, रिलायंस कंपनी है, तो उसके कुछ शेयर होल्डर्स होंगे, तो ये ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स, कि जिसने भी शेयर खरीद रखे ना वो सारे इसके अंदर। अब इसमें से जिसने ज्यादा शेयर खरीद रखे, ऐसे होता है ना कंपनी में, वो डायरेक्टर बन जाता है, वो डायरेक्टर बन जाता है। और जिसके पास, इन डायरेक्टर में से भी इलेक्शन होता है, और फिर क्या होता है, एक क्या होता है, एक सीईओ कंपनी का और टॉप मैनेजमेंट बन जाता है ना, ऐसा ही होता है। अगर कोई भी कंपनी उठाओ आप, तो उसके अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं, उस शेयर होल्डर्स में सबसे ज्यादा जिसके पास शेयर होते हैं वो डायरेक्टर्स बन जाते हैं, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अपन बोलते हैं, जो मेजर डिसीजन मेकिंग करते हैं। और उनमें से भी जिसके पास ज्यादा शेयर होते हैं उनको क्या बना देता है, हम सीईओ या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर और इस तरह की चीजें बना देते हैं। इसी तरह से पैरेलली जैसे कंपनी का स्ट्रक्चर होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया भी कंपनी थी, वहां पर जाओ, वहां पे जो शेयर होल्डर्स थे, जिसने उनके शेयर खरीद रखे थे, वो शेयर होल्डर्स थे। फिर उन शेयर होल्डर्स में से कुछ डायरेक्टर्स बने बच्चों, और डायरेक्टर्स में से यहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बने, दिस इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ना, ये 24 इन नंबर थे, 24। यहां से तुम्हें समझ में आएगा अब कंट्रोल क्या करना था। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करते थे, डेली डे टू डे एक्टिविटीज जो होती थी उसको ये क्या करते थे, उसको कंट्रोल करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स विल कंट्रोल व्हाट, डेली एक्टिविटीज, राइट। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डेली एक्टिविटीज को कंट्रोल करते थे।
I hope this is clear to everyone, है ना? Please write in the chat section और please let me know if any doubt is there. Please let me know. ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आया? एक हमने एक पोर्शन कर लिया बेसिक स्ट्रक्चर का, बेसिक स्ट्रक्चर नंबर 1 कि ब्रिटिश का इमर्जेंस कैसे हुआ। दूसरा ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया के अंदर, ये हमको इसके अंदर समझ में आना चाहिए। तो जैसे एक कंपनी होती है उसके कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं, वैसे उनके भी शेयर होल्डर्स थे, डायरेक्टर्स थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। आपने नाम सुना होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कई बार, पर यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या थे? 24 लोग होते थे जिनके पास बहुत सारा शेयर था कंपनी का, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले जो थे वो उनको इलेक्ट करके बनाते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डे टू डे वर्क को कंट्रोल करते थे। अब क्या होगा जब उनको पार्लियामेंटेरियंस होंगे ना बच्चों, अब इधर समझो बिल्कुल, पार्लियामेंटेरियंस होंगे वो फोकस करेंगे इनके ऊपर कि किसी तरह से हम इनको कंट्रोल कर ले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, यही क्या है? यही यहाँ के कलेक्टर्स बनाते हैं, उनको नॉमिनेट करते हैं, यही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। इसको कंट्रोल करना होगा, पर इसको कंट्रोल करने से पहले हमें क्या करना होगा? अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। जैसे कभी होता है ना कि एक एजेंट रोग हो गया, मान लो कोई मूवी है उसके अंदर एजेंट रोग हो गया, तो उस एजेंट से लड़ रहे हैं, तो उसके तरीके से लड़ेंगे कि हमारा बच्चा अंबानी से लड़ रहा है मोदी, ऐसे समझो, मोदी की कैबिनेट, यार इनको कैसे रेगुलेट किया है? चाइना में जाकर चाइना भेजा था इनको ट्रेड करने के लिए, ये तो नवाब ववाब इनको मार दिए इन्होंने और ये सब चीजें इस तरह से कंट्रोल कर ली। अब हमको जलन हो रही है, अब हम जा रहे हैं इसके पास और इनको वापस कंट्रोल कर रहे हैं। पर वहां पे अभी एस्टेब्लिश कंट्रोल किसका है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। आसानी से नहीं देंगे, इनको समझना पड़ेगा हमको कि क्या ये चीज है। और फिर वो देखो कैसे धीरे धीरे एक्ट बनाकर उनको काटेंगे, और फिर काट के फिर लास्ट के अंदर हमको पता चलेगा कि इस तरह से वो लेकर चले जाते हैं। अब अगर आपको ये सब बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा और तुम्हें नहीं पता कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है, तो जब कंट्रोल करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर इनको, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? जब तुम्हें ये पता नहीं चला है कि पार्लियामेंटेरियंस क्यों रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आ रहे हैं, क्या उनको दिक्कत हो गई? क्योंकि उनको चिढ़ हो गई, जलन हो गई, चिड़न मच गई उनको। तब तक तुम क्या करोगे? तब तक जब तक तुम्हें, कई लोगों को तो ये नहीं पता होता क्लास के अंदर, मतलब आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, बट स्टूडेंट जो होता है ना, उनका बहुत समस्या ये होता है क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं करवाते हैं इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तो उनको ये नहीं पता होता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अलग है या ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग है, क्या है ये। ऐसा भी प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभार। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये देखो दूसरी चीज क्या थी, दूसरे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, देखो पहले ही पढ़ लेते हैं अपन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंग्लैंड वाज मैनेज्ड बाय द व्हाट 24 डायरेक्टर्स कॉल्ड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्हिच वर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, एंड डे टू डे ऑफ इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी वर डन बाय द कमिटीज ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपनी कमिटी बनाते थे और इनके अंदर होते थे सिविल सर्वेंट्स नॉमिनेटेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। पहले कोई एग्जाम नहीं होता था सिविल सर्विस का, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपना एक कमेटी बनाते थे और उससे क्या होता था, उससे ये लोग जो होते हैं, ये कमेटी जो होगी, ये कमेटी जो होगी उसको वो क्या करेंगी? इलेक्ट करेंगी, वो क्या इंप्लीमेंट करेंगी? रूल्स एंड रेगुलेशन। दीस आर द एग्जीक्यूटिव्स। मैंने पढ़ा था ना एग्जीक्यूटिव्स, दीस आर द एग्जीक्यूटिव्स। आर यू गेटिंग दिस वन एवरीबॉडी? ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क मी। तो यहाँ पर आपको इसके अंदर समझना होगा। अब एक और चीज अगर हम इसके अंदर समझ जाएंगे तो हमको रेगुलेटिंग एक्ट रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो वो भी समझ लेते हैं, फिर हम रेगुलेटिंग एक्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो देखो और क्या है, दूसरा तरह का एडमिनिस्ट्रेशन जो ये बना रखे थे वो ऐसे बना रखे थे ब्रिटिशर्स ने अपना, है ना, एक सेपरेशन ऑफ पावर कर रखा था। हाँ कालिन प्लीज आस्क मी, प्लीज कालिन। सर एक बार ये समझ नहीं आया सर, मतलब पहले डायरेक्टर से वो मिलके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते थे, एंड उसके बाद सर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपनी कमेटी बना के जो सिविल सर्वेंट्स थे उनको अपॉइंट करते थे। हाँ, सिविल सर्वेंट्स को इनको नॉमिनेट करते थे अपने हिसाब से 24, और ये लोग जो थे ना डे टू डे एक्टिविटी करते थे किसके अंदर? इंडिया के अंदर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही जो 24 है वो सिविल सर्वेंट्स हैं। नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इज नॉट सिविल सर्वेंट, ये 24 है, ये तो शेयर होल्डर्स है ना। ओके और ये कमेटी बना रहे हैं जिसके अंदर ये कुछ लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं और वो सिविल सर्वेंट्स हैं। ओके सर। ठीक है, और वो डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हैं। ये तो बैठे आराम से मजे में लंदन के अंदर, ये तो कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के क्या है, डायरेक्टर्स है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, अच्छे वाले डायरेक्टर, क्रीम वाले डायरेक्टर, वो 24 होते हैं। ओके सर। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन किसका चला रहे हैं? अपने सिविल सर्वेंट्स के थ्रू, जो कि ये नॉमिनेट करते थे। रॉबर्ट क्लाइव जो होगा वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नहीं होगा। रॉबर्ट क्लाइव इज वन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ दिस कमिटी। रॉबर्ट क्लाइव
वो यहाँ पर शासन चला रहा है इस तरह से। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो जैसे अंबानी है, अब अंबानी अपने एक टीम बना ली, अंबानी और इन सब ने मिलकर रिलायंस की, ये लोग डे टू डे एक्टिविटीज देखेंगे ऐसा। अंबानी नहीं लड़ रहा है, रॉबर्ट क्लाइव वाज नॉट द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो एक 24 मेंबर्स का ग्रुप है, वो क्या कर रहे हैं, वो इनके अंदर इस तरह से। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? दूसरी चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए, आप देखेंगे कभी क्या होगा, मद्रास और कलकत्ता की पावर लेकर किसको दे देंगे, बंगाल को दे देंगे, कभी किसको दे देंगे, बॉम्बे को दे देंगे, कभी मद्रास को, कि क्या क्या होता रहता है, ये अपन को इसके अंदर समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर एक तो ये समझो कि एक तो बॉम्बे एक प्रेसिडेंसी बना रखी थी इन्होंने ब्रिटिशर्स ने, एक मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई थी, कोलकाता मतलब बंगाल, एक ये बंगाल की प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसी थी उस वक्त। प्रेसिडेंसी का मतलब क्या है कि 3 जगह उन्होंने शासन कर रखा था, कि बॉम्बे का शासन ये गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे संभालेगा, ये समझो, बॉम्बे का शासन जो होगा गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे संभालेगा, मद्रास का शासन गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास संभालेगा, कोलकाता और बंगाल का शासन वाला है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल संभालेगा। यार बहुत बड़ा है इंडिया, तो हमने 3 पार्ट में सेपरेशन ऑफ पावर भी रहेगा, इससे कि बॉम्बे वाले का खुद लेजिस्लेशन जो कानून बनाना है वो बॉम्बे का गवर्नर जनरल जाने और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल चेयर, मद्रास का मद्रास वाला जाने और मद्रास के एग्जीक्यूटिव काउंसिल जाने। इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने 3 प्रेसिडेंसीज बना रखी थी। ये वाला प्रेसिडेंसी इसको कंट्रोल नहीं करता था, इसका अलग रूल्स एंड रेगुलेशन चलता था, इसका अलग रूल्स एंड रेगुलेशन चलेगा। बंगाल वाला खुद को कंट्रोल नहीं करता था, इसका रूल्स रेगुलेशन अलग चल रहा है, इसका मद्रास का अलग चल रहा है, तो अलग अलग रूल चल रहे हैं, 3 रूल चल रहे हैं, ऐसे समझो ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब जो पार्लियामेंटेरियंस आ रहे हैं वो देख रहे हैं, एक तो भैया किसको पकड़ना है अपन को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, ठीक है, और दूसरा हमको क्या करना है, हमको इन 3 में से इनके अंदर से पावरफुल वाले को पकड़ना है और इन तीनों की पावर, इन दोनों की पावर कम करके उस पावरफुल वाले के पास उसको कंट्रोल करना है। जो कैसे करेंगे अपन ये समझेंगे, पहले आमिर का क्वेश्चन ले लेते हैं। आमिर प्लीज आस्क। Sir, is it Governor of Bengal or Governor General of Bengal? इट इज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर पहले जनरल, शायद ओके, हाँ इट इज सर गवर्नर ऑफ बंगाल, सर सॉरी, ये गवर्नर होगा यहाँ पर, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ कोलकाता, हाँ गवर्नर ऑफ बंगाल मतलब ना, तो गवर्नर देख लीजिए। तो 3 लोग जो है ना, ये समझ आ गया आमिर, दिस इज करेक्ट, यू आर करेक्ट, राइट? थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब ये समझो कि यहाँ पर इन्होंने ब्रिटिशर्स आए कि चलो यार इनको कंट्रोल करते हैं, इन्होंने बहुत मोटी कमाई कर ली, इनको कंट्रोल करते हैं। तो उन्होंने कंट्रोल करने के अंदर देखा, एक तो इसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, ये सारा काम कर रहा है यहाँ पर अपनी कमेटी के साथ, वो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी को संभालता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक तो भाई इसको कंट्रोल अपन को करना। दूसरा, अगर हम देखें ना, तो इन्होंने क्या कर रखा है, 3 टुकड़ों में अपना शासन चलाते हैं। कितने कितने क्लेवर आदमी, 3 टुकड़ों में चला रहा है। और ये वाला टुकड़ा इसको नहीं देख रहा, एक है बॉम्बे और एक मद्रास और एक है बंगाल, ये ऐसा कर रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर इसकी पावर कम करेंगे। अभी सोचेंगे यार देखो 3 लोगों को अलग अलग से हम हैंडल करेंगे, इससे बढ़िया क्या होता है कि एक के अंदर सारी पावर कंसंट्रेट कर देते हैं और उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। और जो इनमें से सबसे पावरफुल दिखेगा हमको, बंगाल का दिखेगा। तो सोचेंगे इसका जो गवर्नर है ना, गवर्नर ऑफ बंगाल, इसको बना देते हैं हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इसकी सारी पावर्स इसको दे देते हैं, सारी एग्जीक्यूटिव पावर इनकी इसको दे देंगे कि भाई तुम अपना एग्जीक्यूशन कुछ नहीं कर सकते, सारा एजुकेशन देखेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 3 थे ना, अब तीनों को अलग अलग संभालने की वजह क्या है कि 2 की पावर लेके एक ही आदमी को दे दो और उसको कंट्रोल कर लो। मान लो देखो कैसे चलते हैं, ब्रिटिशर्स को भी तो बहुत स्टाइल से चलना पड़ेगा पार्लियामेंटेरियंस को, क्योंकि इन्होंने बहुत फैला रखा है यहाँ पे कि 3 लोग हैं, इनको कंट्रोल करना है। मतलब इनको मोटा मोटा अगर हम देखें 3 लोग हैं, एक का नाम है बंगाल, एक का नाम है मद्रास और एक का नाम है बॉम्बे। 3 प्रेसिडेंसी है। तो उन्होंने सोचा यार इसके पास जाऊंगा, इसको करूंगा, तो एक काम करता हूं, मैं इसको एक बड़ा बना देता हूं। इसको बड़ा बना दिया इन्होंने कि गवर्नर ऑफ बंगाल यू विल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये जो छोटे लोग हैं ना, इनकी एग्जीक्यूटिव पावर सारी इसके हाथ में आ जाएगी, सारी इनकी पावर, एग्जीक्यूटिव पावर इसको दे दी, तो ये बड़ा बन गया। अब हमको बस इसको कंट्रोल करना है, यहाँ पे अपना बंदा बैठा देंगे। तो ये क्या है, ये कंट्रोल है। और धीरे धीरे फिर आगे जाकर अपन देखेंगे 1833 के अंदर इससे क्या करेंगे, लेजिस्लेटिव पावर भी ले लेंगे, कंसंट्रेट कर रहे हैं पावर को।
धीरे धीरे करेंगे, एक साथ करेंगे तो हो सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी इन पे भारी पड़ जाए। वो ब्रिटिशर्स है, हमारी तरह पागल नहीं है, ठीक है, वो आगे की सोचते हैं। उनको गुस्सा आ रहा है बहुत बुरी तरह, पर फिर भी गुस्से के अंदर कामनेस दिखा रहे हैं। धीरे धीरे रेगुलेट करेंगे। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाने का पर्पस क्या है, ये समझ में आना चाहिए आपको। इसके लिए वो पूरी कहानी पीछे की याद होनी चाहिए, तभी इंटरलिंकिंग हो पाएगी बच्चों। 2468 is more important than 10 because 10 is dependent on 2468. 10 का एग्जिस्टेंस ही नहीं है 2468 के बजाय। आप सीधे पढ़ते हो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, लक्ष्मीकांत ठाकुर यहाँ पे गलती कर गए। पहले आपको ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे क्लियर करना चाहिए था। वो दे नहीं रखा लक्ष्मीकांत, क्योंकि पॉलिटी की बुक है, उसके लिए तुमको हिस्ट्री की बुक पढ़ना पड़ेगा। नहीं, पर तुमको पॉलिटी अलग लगती है, हिस्ट्री अलग लगती है, यहाँ तुम गलती कर जाते हो। तो रेगुलेट करने का मतलब क्या है, 3 प्रेसिडेंसी है। अब देखो हमेशा क्या होगा, गेम जो चलेगा चार्टर एक्ट के अंदर या फिर रेगुलेटिंग एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर, वो यही चलेगा, किसी तरह से गवर्नर जनरल और गवर्नर ऑफ बंगाल जो है उसको पावरफुल बनाते रहे, इसको बड़ा बनाते रहे, इसको बड़ा बनाते रहे, इनकी पावर कम करते रहे, और किस तरह से इसको फिर हम कंट्रोल कर लेंगे। तो ये सारा ब्रिटिश इंडिया, और दूसरी तरफ इनका चलता रहेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पावर किस तरह से कम करते हैं। बस यही है रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट के अंदर, यही है 1858 तक यही होता रहेगा। और दूसरा जो मकोले एक्ट है और ये सब जो एजुकेशन में 1 लाख रुपीज दे देंगे, सब तो चलता रहेगा। मेन पर्पस ये है, ये 3 चीजों को कंट्रोल करना है और इस बंदे को कंट्रोल करना है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। देख लिए ब्रिटिशर्स रिसर्च करके आए, हमारे बंदे ऐसा गेम खेल रहे हैं यहाँ पर। ये आपको इसके अंदर समझ में आना, ठीक है। हाँ, उसको ही गवर्नर जनरल बना देंगे, है ना। गवर्नर अलग पर्सन था और गवर्नर जनरल नहीं, ऐसा नहीं था। उसको जो भी था उस वक्त विलियम बेंटिक, उसको ही बना देंगे, ठीक है। वेरेन हास्टिंग, सॉरी, ठीक है, उसको ही बना देंगे उस वक्त, करेक्ट है। अब उसको फिर कंट्रोल करते रहेंगे, फिर धीरे धीरे जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आएगा, जब तक विलियम बेंटिक आ जाएंगे। वो एक पावर है ना, ये जो 3 हो रखे हैं, ये एक के अंदर कंसंट्रेट हो जाए ना, तब आ जाए मजा, तब मजा आ जाएगा। एक के अंदर कंसंट्रेट हो गए, अब इसको हम कभी ना कभी इसको भी हटा देंगे और फिर अपना काम खत्म इस तरह से कर देंगे। पर धीरे धीरे करेंगे। 1772 के अंदर आए थे बच्चों, समझ के देखो, पार्लियामेंटेरियंस जो कि लॉ बनाते हैं, जो अंबानी को कंट्रोल करने के लिए उनको 1858 तक हो गया। 1858 के एक्ट के अंदर पूरा कंट्रोल करा, उससे पहले क्रांति हुई, उसका बहाना बनाकर फिर कंट्रोल कर रहे हैं। सोच कर देखो एक बार, 100 साल लग गए उनको कंट्रोल, उनके लोगों को कंट्रोल करने में। इतना धीरे चलना पड़ता है कभी, क्योंकि उन लोगों ने फैला रखा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर गुस्सा आ जाता उस वक्त, अगर वो ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर करते तो वो उनसे भी लड़ लेते, इतने पावरफुल हो गए थे वहां पर। कि मोदी जाए अंबानी को कंट्रोल करने, अंबानी उनके ऊपर चढ़ जाए, मोदी के ऊपर, ऐसा भी हो सकता था। धीरे धीरे करना पड़ेगा सारा एडमिनिस्ट्रेशन। समझो, अच्छा ये मेन आदमी कौन है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसका है ना, धीरे धीरे एक ही लॉ के अंदर नहीं करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1 लाएंगे, फिर पिट्स इंडिया एक्ट लाएंगे, फिर चार्टर एक्ट 1830 लाएंगे, 1833 लाएंगे, फिर 61 लाएंगे, फिर पहले 53 लाएंगे, फिर 61 लाएंगे, ऐसा होगा। और फिर जाकर क्या करेंगे, फिर जाकर हम इनको कंट्रोल कर लेंगे, और फिर लास्ट के जाके इनको हम कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। ये इसके अंदर आपको अंडरस्टैंड करना होगा। अब हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि होता क्या है इसके अंदर, रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या होता है, ये हम इसके अंदर समझेंगे। अब देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये क्या है इसके अंदर देखो। अब सब समझ जाओगे। तो प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे और मद्रास वर मेड सबऑर्डिनेट टू प्रेसिडेंसी ऑफ कलकत्ता। ये समझ गए कि सब पावर किसको दे रहे हैं, बंगाल को पावर दे रहे हैं, इन दोनों की पावर ले रहे हैं। सब ऑर्डिनेट बन गए। अब तुम छोटे बन गए तुम दोनों, और बड़ा कौन बन गया। अब रटना नहीं है बच्चों, अब नहीं रटना है, समझना है। इन दोनों की पावर किसको दे दी, इसको दे दी, और इसको एक बड़ा नाम दे दिया, इसको नामकरण कर दिया इसको, कि गवर्नर ऑफ बंगाल विल बिकम व्हाट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बड़ा नाम दिखे कि हाँ बड़ा है, इसको दिखे भी ये बड़ा पावर है इसके। और इसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी, जिसके अंदर 4 लोग थे, 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी। और फिर उन्होंने देखा कि आप सुप्रीम कोर्ट भी बनाओ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। कोई भी कुछ चीज हो तो भाई कानून का राज चलना चाहिए, ऐसे नहीं तुम अपने आप से आर्बिट्रीनेस नहीं बनाओ। क्योंकि अब यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया वाले जब कानून बनाएंगे यहाँ पर, जब कंट्रोल करके, तो फिर ये उसका राज चलना चाहिए कानून का। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट बनाया, इसके अंदर 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस।
ये उन्होंने 1773 के एक्ट के अंदर बनाया। अब इन तीनों पॉइंट में से कुछ रटने का है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, आप सिर्फ मेंटेलिटी समझ गए उनकी क्या करना चाहते थे रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। कभी दूसरी बार तो तुम्हें पढ़ना ही नहीं पड़ेगा इसको। और बिलीव मी, अगर आप किसी ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, 2-3 अटेम्प्ट दे चुका होगा, अभी तक उसको ये बात नहीं पता होगी, आई नो दैट, ठीक है। और अभी तक वो रट रहा होगा, अभी तक आपको पॉलिटी का पहला चैप्टर बहुत हार्ड लगता है लक्ष्मीकांत का। क्यों लगता है ये समझो बच्चों, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको, आपको कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मैं ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इस तरह से पढ़ रहे हो ना, उसमें बहुत मेहनत है और रिजल्ट कुछ भी नहीं। अब मुझे बताओ, कोई आज की क्लास के बाद ये कह सकता है सर पॉलिटी और हिस्ट्री को हम अलग अलग पढ़ सकते हैं? पढ़ ही नहीं सकते। तुम पढ़ने लगे, वो पढ़ना नहीं हुआ, वो रटना हुआ है। तो जब तक इंटर, अब हम तो आगे चलेंगे ना, जब हम प्रेम्बल पढ़ेंगे तो प्रेम्बल में पूरा सोसाइटी है, सोसाइटी से भी लिंक करेंगे। जब तुम सोचोगे सर पॉलिटी को बिना सोसाइटी के तो हम पढ़ ही नहीं सकते थे। जब हम डीपीएस पे पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, तो उसमें पूरी सोसाइटी आ रही है ना तुम्हारी, ये समझो। तो फिर तुम कहोगे कि हाँ, अब यहां से कोई कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम इसके अंदर हो जाओगे, राइट। अभी ये बता रहे हैं अविनाश प्रधान, ये पूरा बता रहे हैं। तो अब देखिए क्या हुआ, अब इसको समझो, इसके अंदर क्या दिक्कत होगी कि पिट्स इंडिया एक्ट लेके आना पड़ेगा। देखो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे, जिसके अंदर 4 मेंबर्स होंगे बच्चों, एग्जीक्यूटिव, जो पूरा कंट्रोल कर रहा है किसको, बॉम्बे को और मद्रास को, ठीक है। यहां तक समझ में। दूसरा ही सुप्रीम कोर्ट बता देंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरह से बना। अब क्या होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होंगी और सुप्रीम कोर्ट की पावर, इसमें होगा क्लैश, और ये दोनों आपस में लड़ने लग जाएंगे। एक फॉल्ट इसका 1773 का ये आएगा कि सुप्रीम कोर्ट की पावर और डोमेन क्लियरली नहीं बताई उन्होंने कि क्या तुम्हारी डोमेन है। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ये मेरी डोमेन है, गवर्नर जनरल जो होगा वो बोलेगा कि नहीं नहीं ये मेरी डोमेन है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल और 4 मेंबर्स के एग्जीक्यूटिव। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी फॉल्ट क्या होगी कि गवर्नर जनरल जो होगा ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लड़ाई हो जाएगी। देखो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास वोटिंग पावर नहीं थी, और यहां पर है 4 लोग और यहां पर है 1। अगर 3 लोग एक साइड हो गए ना, तो गवर्नर जनरल अगर मान लो हाँ बोल रहा है, गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल यस बोल रहा है किसी एक डिसीजन में, और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 3 मेंबर्स नो बोल रहे हैं, तो गवर्नर जनरल हार गया। ये समझ में आए? देखो ये समझो कि गवर्नर जनरल है, एक खुद बंदा है ए, और इसके 4 लोग हैं बी सी डी। ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझो। ये इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। अब कभी कभार क्या होता था, गवर्नर जनरल जैसे ए है, ठीक है, गवर्नर जनरल जैसे ए है, वो क्या करता था, वो मान लो यस बोल रहा है किसी डिसीजन मेकिंग के अंदर, और सी डी ई नो बोल रहा है, और बी भी यस बोल रहा है, तो कौन हार जाएगा, गवर्नर जनरल हार जाएगा। और ये क्या करेंगे, ये तो ये गुटबाजी होने लग गई यहाँ पर कि गवर्नर जनरल को हराना है, ये ज्यादा हीरो बनता है ना, इसको हराना है, तो 3 लोग मिलकर इसको हरा देते थे, और यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग ही नहीं हो पा रही। डिसीजन मेकिंग यहाँ पर हो नहीं पा रही। ये वाला पॉइंट समझ में आया सबको? ये बताओ, सब चैट सेक्शन में लिखेंगे, ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज लेट मी नो। ठीक है, हाँ वापस से बता देते हैं इनको। देखिए, फिट्स इंडिया एक्ट की भूमिका बन रही है यहाँ पर। हाँ, जिसने हाथ उठा रखा है वो प्लीज पूछ लो, इसमें नंबर आ रहा है आपका 29924067, ऐसा कुछ नंबर है। प्लीज आस्क मी यू वांट टू आस्क। सर ये एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो प्लीज। हाँ हाँ, वापस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों, सर हम वापस से प्लीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये समझो 2 काम करे ब्रिटिशर्स ने, 3 काम करे एक्चुअली में, ठीक है। तो एक बार म्यूट कर लो सब और एक ध्यान से सुनो उसके अंदर। पहला काम इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये करा कि जो बॉम्बे और मद्रास थी ना, उनकी एग्जीक्यूटिव पावर किसको दे दी, बंगाल को दे दी, और बंगाल को बड़ा बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इससे बोला कि भाई देख, तू अकेला तो काम नहीं कर पाएगा, ले तेरी 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये तेरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये 4 तेरे मेंबर आ गए, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला, बंगाल के अंदर कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट
बना दिया, सुप्रीम कोर्ट बना दिया। अब इसकी पावर है ना, इन्होंने डिफाइन नहीं करी सुप्रीम कोर्ट, तो इससे है ना दो फॉल्ट्स आ जाएंगी इसके अंदर। पहली बार एक्ट बना रहे हैं यहाँ पर आकर, रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार बना रहे हैं, तो गलती तो होनी स्वाभाविक। एक तो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नर जनरल हो जाएगा। दूसरा गवर्नर जनरल वर्सेस इसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की पावर ढंग से डिफाइन नहीं गई थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नर जनरल हो जाएगा। तो ये तो आप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई ज्यादा खास बात नहीं है। बाद में आकर ये क्या करेंगे, 1781 के अंदर एक एक्ट लेकर आएंगे और सुप्रीम कोर्ट को बता देंगे भाई तेरी ये पावर है, गवर्नर जनरल को जबरदस्ती परेशान मत करा। बात आती है यहाँ पर, ये अपन समझते हैं, है ना। तो देखिए, गवर्नर जनरल मान लो कोई पर्सन है जिसका नाम है ए, ठीक है, और इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है 4 मेंबर्स है। कौन कौन है, बी, सी, डी और ई बच्चों, ठीक है। अब मान लो गवर्नर जनरल का कोई डिसीजन आया, कोई एक एक्स सब्जेक्ट है, उसके ऊपर डिसीजन देना है, यस या नो में आंसर होगा, ठीक है। तो गवर्नर जनरल उसके बोलता है यस, और ये 3 लोग है ना, ये नो बोल देते हैं। तो बताओ मेजोरिटी में कौन जीतेगा, जल्दी से बताओ, भारती बताइए, मेजोरिटी में कौन जीतेगा, भारती? गवर्नर जनरल जीतेगा या फिर सीडी जीतेंगे, जल्दी से बताओ। ये नो बोल रहे हैं और गवर्नर जनरल यस बोल रहा है, तो कौन जीतेगा, भारती? ऑब्वियसली सीडी जीतेंगे ना, भारती समझ में आया? चारुनिका आपको समझ में आया, चारुनिका? यस सर। है, सीडी जीत जाएंगे। और जिससे पूछा Yes, था, आई एम नॉट गेटिंग दैट नेम, 2992407E, आपको समझ में आया सर? निशांत, निशांत सर। यस सर, यस सर। ठीक है Thank विशाल, you. हाँ विशाल देखिए ये है ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नर जनरल के निशांत, आंखों में आंसू आ जाएंगे। निशांत। हाँ दिशान राइट, दिशान राइट, निशांत, NISHANT। सॉरी निशान, निशांत सर, निशांत। हाँ निशांत, आई गॉट इट राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गवर्नर जनरल बहुत उदास हो जाएगा कि यार मैं गवर्नर जनरल होते हुए भी मेरे है ना, मेरे को सीडीई ने क्या करा था, हरा दिया। और सीडीओ को इसमें मजाल लग जाएगा और कोई डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं पाएगी, निशांत, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, इफेक्ट हो जाएगा, लॉ को इफेक्ट होगा, कोई कानून बन ही नहीं पाएगा, एग्जीक्यूटिव्स कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और यहाँ पे टसल देखने को मिलेगी। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, मेरे को ये बताना, निशांत विल आंसर मी, अगर मैं गवर्नर जनरल रखूं और यहाँ के अंदर क्या करूं, सिर्फ 3 ही रख दूं उसको, बी, डी और ई, और इस गवर्नर जनरल को मैं कास्टिंग वोट दे दूं कि इन केस ऑफ ड्रॉ तेरी बात मानी जाएगी, ड्रॉ होगा तो तेरी बात मानी जाएगी, तो कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी इसके पास। ये समझ गए? हाँ जी, है ना। अगर मान लो हाँ जी, अब यस सर। दो इसके अगेंस्ट में चले गए और एक इसके सपोर्ट में चला गया ना, तो भी ये जीत जाएगा, इसके पास कास्टिंग वोट है, ड्रॉ के वक्त कास्टिंग वोट है इसके पास, कास्टिंग वोट, है ना। और ये जरूरी नहीं, Yes, और sir. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि तीनों ही इसके अगेंस्ट में चले गए तो ठीक है, फिर तो वो तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। अभी हम समझेंगे व्हाट इज डिफरेंस हाँ बिटवीन जी। कास्टिंग वोट और वीटो पावर, ये भी अपन समझेंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो डिफेक्ट क्या हुआ, गवर्नर Yes. जनरल वर्सेस एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स, ये एक डिफेक्ट होगा, डिफेक्ट नंबर 1। गवर्नर जनरल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट इज दूसरा डिफेक्ट, डिफेक्ट नंबर। तो हम पहले इसको समझते हैं, गवर्नर जनरल वर्सेस एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होगा, कि गवर्नर के पास कोई वीटो पावर नहीं थी, सो ही बिकम पावरलेस बिफोर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के आगे उसको हाथ फैलाने पड़ जाते थे कि भाई ये काम कर लो प्लीज, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर सीडीई ने ग्रुप बना रखा था, हम होने नहीं देंगे। दूसरा, द लॉ डिड नॉट मेंशन एनीथिंग रिगार्डिंग द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अलग ही अपने हवा में कर रहा है कि गवर्नर जनरल तेरी जो पावर है वो मेरी, तो उसकी कोई औकात ही नहीं हो रही गवर्नर जनरल। हर कोई आके उसको क्या करता है, उसको क्रिटिसाइज करके चला जाता है। तो क्या होगा कि पिट्स इंडिया एक्ट आएगा। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या करेंगे, 4 की जगह 3 कर देंगे वो, ठीक है। तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके अंदर पहले 4 मेंबर थे, तो इनकी यूनिटी तोड़ दी, सी डी ई की जगह क्या करा, सी डी और बी। और गवर्नर जनरल को बोल दिया कि भाई मान लो कि ये दोनों फिर ऐसे करे ना, सी और डी, तो तुम्हारे पास कास्टिंग वोट भी है, इन केस ऑफ ड्रॉ यू कैन यूज योर कास्टिंग वोट। मतलब कि ड्रॉ जब हो जाएगा, जब 2 और 2 हो जाएगा ना, तब क्या होगा, गवर्नर जनरल के हाथ में होगा कि क्या करना है, तो गवर्नर जनरल वाली बात मानी जाएगी। गवर्नर जनरल प्लस बी हो जाएगा, मान लो ये 2 हो गया, और सी प्लस डी ये बोलने लग गए, तो गवर्नर जनरल की बात मानी जाएगी।
आई थिंक दिस इज ओके नाउ, है ना? तो ये आ गया अपना पिट्स इंडिया एक्ट, सिंपल। भाई हमको ये अगर समझ में आ जाए कि जो पिट्स इंडिया एक्ट के पीछे क्या हो रहा था, क्यों रेगुलेटिंग एक्ट में क्या दिक्कत आई, पहली बार कानून बना रहे, मद्रास और बम्बई के प्रोविंसेस को सबऑर्डिनेट बना दिया, ये तो अपन को पता है। फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ज्यादा एक्टिंग कर रहा था, बोल रहा था कि सारी पावर मेरी, तो उनको क्लियर ज्यूरिसडिक्शन दे दी कि 1781 के एक्ट, एक 1781 का एक्ट भी आया था, है ना, उसके अंदर उनको बता दिया, छोटा सा एक्ट है, उसके अंदर ये बता दिया सुप्रीम कोर्ट तेरी ये ज्यूरिसडिक्शन। तो गवर्नर जनरल वर्सेस एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ, गवर्नर जनरल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट हुआ, तो इसके अंदर यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट आता है और 4 से 3 कर देता है वो। इससे पहले एक 1781 का एक्ट भी है, अगर आप पॉलिटी में देखेंगे तो एक लाइन में लिखा हुआ है उसके अंदर, लक्ष्मीकांत में देखेंगे कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन कर दी उसने। तो सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी यही है, तुम जबरदस्ती इसके अंदर मत घुसोगे, पहले बहुत परेशान रहता है, सुसाइड कर लेगा भी, ठीक है। और उससे बोले देख भाई तू परेशान मत, तेरे को हम कास्टिंग पावर दे रहे हैं, कास्टिंग वोट की पावर दे रहे हैं, जब भी ड्रॉ हो जाएगा तो तू ही है बड़ा, तेरा नाम गवर्नर जनरल हमने ऐसे ही नहीं रखा, और काउंसिल तेरे कंट्रोल में रहेगी, एक जने को बस अपने साथ रखा कर। ये हो गया पिट्स इंडिया एक्ट। अच्छा, फिर वो सोचेंगे अरे यार हम तो भूल ही गए, हम तो रेगुलेट करने आए थे यहाँ पर, तो चलो रेगुलेट करते हैं, है ना। अब ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे तुम्हारी लड़ाइयों के अंदर हम भूल गए, और क्या होगा फिर, ये क्या करेंगे, एक जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन दोनों का एक अलग, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, याद करो वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो 24 थे, और एक वो तो बना हुआ था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाएंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल से कहेंगे कि सारे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले ट्रेड भी संभाल रहा था और एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल रहा था, तो इससे सारा एडमिनिस्ट्रेशन इससे ले लो, अब इसकी पावर कम कर रहा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की, वो 24 लोग जो थे उनकी पावर कम कर, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को वो दे दे रहे हैं पावर कि भाई तुम करोगे एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल और तुम करो अपना ट्रेड, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, ट्रेड करो बस। तुम यहाँ पे ट्रेड करने आए थे ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वालों, तो तुमको ट्रेड करना है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से बोलेंगे तुम संभालो एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो इसको बोलेंगे डुअल गवर्नमेंट। इट अलाउ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स ओनली, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो 24 लोग थे, समझो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था क्या, और क्यों उनको सिर्फ कमर्शियल, कि अब हम एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे, बाद में धीरे धीरे करके 1833 तक आते आते तुमसे वो भी ले लेंगे, कमर्शियल फंक्शन भी ले लेंगे। तो ये मैं पढ़ रहा हूँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वही वाले हैं बच्चों, ये वाले ही हैं, बिल्कुल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वाले ही हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये समझो। इसलिए मैंने तुमको ये बताया था पहले कि पहले क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने तुमको ये बताया पहले कि जिससे पहले क्लियर हो जाए कि क्यों इसको सबऑर्डिनेट बनाया जा रहा है, ये आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। क्यों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर उनकी पावर, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर लेकर किसको दी जा रही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, ये पहले ही क्लियर हो जाए आपको। इज दिस ओके टू एवरीवन? तो सब कुछ है ना, बिल्कुल इजी है, बट तुम अगर डायरेक्ट तुम पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगा बच्चों, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे देखो, दिस इज एस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ द डबल गवर्नमेंट, इसको डबल गवर्नमेंट कहा गया, और इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या कहा, ये पॉलिटिकल अफेयर संभालेगा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होगा वो कमर्शियल अफेयर संभालेगा। इसने बोला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तुम क्या हो, तुम डायरेक्टर्स हो, तुमको ट्रेड संभालना है, तुम यहाँ पे राजा क्यों बनना चाह रहे हो, पॉलिटिकल अफेयर्स हम संभालेंगे। कौन? ब्रिटिशर्स मतलब लंदन वाले पार्लियामेंटेरियंस, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनेंगे, और इस सिस्टम को कहा गया डबल गवर्नमेंट, इसको डबल गवर्नमेंट कहा गया। हाँ अभी भी 24 ही है, पर अब इसको कम करते जाएंगे, आगे जाके देखेंगे 18 कर देंगे इनको, ये आगे के एक्ट्स के अंदर आएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये सब चीजें हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ, एम्पावर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावर करा, कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो ब्रिटिशर्स वाले थे, तो सुपरवाइज, इनको ऊपर सुपरवाइज करो ऑल ऑपरेशन सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। ब्रिटिश पोजीशंस, ये क्या है ब्रिटिश पोजीशंस, वो चीजें जिनको एक्वायर करता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसको ब्रिटिश पोजीशंस बोलने लग गए। धीरे धीरे क्या बोलने लग जाएंगे कि ब्रिटिश कॉलोनी को लीगलाइज कर देंगे, कॉलोनाइजेशन ऑफ ब्रिटिशर्स आर लीगलाइज, और धीरे धीरे ये किसकी सोवरेनिटी के अंदर दे देंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो भी यहाँ पर जीते हैं चीजें, वो सब क्या है, पार्लियामेंट की है, वो तुम्हारी नहीं है। धीरे धीरे कर रहे हैं, अभी इन्होंने बोला ये ब्रिटिश पोजीशंस है, जो भी राजा महाराजाओं की जमीन इन्होंने जीती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये ब्रिटिश पोजीशंस है।
फिर बोलेंगे कि कॉलोनाइजेशन हो चुका है इंडिया का, मतलब कॉलोनाइजेशन मतलब ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने कॉलोनी बना के रख रखा है इसको। फिर बोलेंगे ब्रिटिश पोजीशन से ना वो सोवरेनिटी ऑफ हिज हर मैजेस्टी के है, मतलब लंदन की है, ये कंपनी की नहीं है। लोग इनसे जो जमीनें इन्होंने जीती थी इतने साल वो भी छीन लेंगे आगे चलकर। ये 1784 का है, ब्रिटिश पोजीशन बोलने लगे। दे आर कॉलिंग देम द ब्रिटिश पोजीशन, ब्रिटिश पोजीशन इसको अंदर बोले जाएंगे। और यहाँ से आपका 1784 का एक्ट यहाँ पर खत्म हुआ। क्या क्या हुआ, 4 से 3 कर दिए, ठीक है। 4 से 3 करने के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उनके अलग अलग फंक्शन दे दी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तुम सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स करो और बोर्ड ऑफ कंट्रोल तुम सब ये करो। अभी तक इनके पास चार्टर है इनका, अभी तक इनके पास चार्टर है कि हम एक्सक्लूसिव राइट करेंगे, एक्सक्लूसिवली हम ही यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अभी तक चार्टर क्वीन एलिजाबेथ का चार्टर है। अब इनको लगा कि देखो ये जो चार्टर है जिसमें इनके पास एक्सक्लूसिव राइट है इसको भी हटाना चाहिए। और उसके पीछे इन दो लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। एक है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, जो फ्रेंच के रूलर थे, और एक है एडम स्मिथ जो कि इकोनॉमिस्ट। ये क्या इनका बेसिक फंक्शन था और 1813 के अंदर किस तरह से मोनोपोली हटी। और मोनोपोली हटने का मतलब है वो 1600 के चार्टर के अंदर जो एक्सक्लूसिव राइट दिए थे, सब कुछ लिंक है, वो हटके सीडीई कंपनी थी ना उनको भी अलाउ कर दिया कि तुम भी जाओ इंडिया के अंदर आराम से जॉब करो। तो ये 1813 का चार्टर यहां से अपन कल स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर दैट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर 1813 से माउंटबेटन प्लान तक हम पहुंचेंगे और फिर हम 1950 के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना ये हम समझेंगे। और फिर हम आएंगे फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेम्बल क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। फिर हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, डीपीएसपी पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे। जब हम ये फंडामेंटल ड्यूटी और ये सब चीजें कर लेंगे फिर हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट एस्पेक्ट पढ़ेंगे। यूनियन गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है, स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है, जुडिशरी क्या होता है, इमरजेंसी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है। ये होता है पढ़ने का इस तरीका, समझ में आया? तो एनी डाउट यू आर हैविंग प्लीज आस्क मी सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट प्लीज एवरीवन। हाँ ऑब्वियसली यू विल गेट द पीडीएफ, ऑब्वियसली है ना, कि मैं कोई कुछ चीज अपने पास नहीं रखना चाहता। तुम पीडीएफ नहीं दूंगा तो तुम पढ़ोगे कैसे बच्चों? तो दैट इज वेरी श्योर, जो आपको बोला गया है वो तो मिलेगा, बहुत सारे कुछ मिलने वाला है यहाँ पर। अब हिडन सरप्राइजेस मेरे पास बहुत सारे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो ये कोई मैटर ही नहीं करता है, तुम्हारा सिलेक्शन होना दैट मैटर्स अ लॉट। नॉलेज ऐसा नहीं है कि नॉलेज को मैं दबा के रख लूंगा तो मेरी नॉलेज बच जाएगी मेरे अंदर, वो कमी हो जाएगी मेरे अंदर, ऐसा नहीं है। पीडीएफ में बांट दूंगा तुम कहीं और कॉपी कर लो यार, कुछ नहीं जाता इसके अंदर, कुछ नहीं होगा इससे। तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन सर सोचिए पीडीएफ सब आपको मिल जाएगी, डोंट यू वरी अबाउट दैट, ठीक Thank है। you, sir. तो एनी डाउट यू कैन आस्क मी Sir. और अदरवाइज वी शुड लीव द क्लास, ठीक है, खाने का टाइम भी हो गया है, डिनर का। sir, how can I watch the video again? सॉरी हाउ कैन, Sir, how can I watch the video again? दैट आई विल डू, डोंट वरी अबाउट दैट आई विल सेंड यू द लिंक, डोंट वरी, सब हो जाएगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो आई विल सेंड द लिंक इन द ग्रुप, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। और फिर आपके मेल के ऊपर आ जाएगा, प्राइवेट वीडियोस के थ्रू हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये 3-4 वीडियो जो डेमो वीडियो जो सबके लिए ओपन रखते हैं वो तो आपको अभी कर देंगे। फिर बाद में आपके लिए क्या करेंगे, हम प्राइवेट वीडियोस के थ्रू आपको प्रोवाइड कर देंगे। एवरीथिंग इज इन योर हैंड, डोंट वरी अबाउट दैट वन। बस आपको पढ़ना है बच्चों, और पूरी मन लगाकर मेहनत से पढ़ना है। अगर कोई बच्चा नहीं दिखेगा मेरे को मेहनत करता हुआ, तो मैं उसके पीछे मेहनत करने वाला, मैं बेवकूफ नहीं बैठा यहाँ पर कि उसके पीछे मैं मेहनत करूंगा, बिल्कुल ध्यान रखना है। और जो लोग मेरे से पढ़ चुके हैं ना उनको ये बात पता भी है। अगर मेरे को लगता है जैसे कोई, अगर मेरे को लगता है कि इससे इस बच्चे से फिलॉसफी ऑप्शन नहीं सहन हो रहा है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है उसको, तो मैं उसको कोई जबरदस्ती अपने पास नहीं रखूंगा कि वही नहीं फिलॉसफी पढ़ना है तुमको। उसका करियर खराब हो जाएगा, करियर उसका पूरा खराब हो जाएगा। नहीं छोड़ना पड़ेगा उसको, उसको अगर नहीं छोड़ रहा है तो उसको दुत्कार के फिर छुड़ाना पड़ेगा, कुछ भी करके मेरे को छुड़ाना पड़ेगा उसको। यहाँ पे कोई इस तरह का नहीं चल रहा, आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझो, और उसके लिए आई नीड योर योर सपोर्ट, ठीक है। मैं तुम्हारे सपोर्ट के बिना मैं क्या करूंगा, खुद बोलता रहूंगा बस। तो जब भी कोई होमवर्क दिया जाए आपको होमवर्क करना है, ये तो मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए किसी भी टाइम पर, ठीक है।
जब भी आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं क्वेश्चन करना होगा। प्रीलिम्स के अंदर अपन पूरा प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करेंगे, अपन हर पार्ट इसके अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड बाय बाय, टेक केयर, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू विद इन एन आवर, राइट? So yes, somebody want to ask something? सर मैं पूछा था कि सर क्लासेस के टाइम यही रहेंगे रोज? हाँ 7 to 9। अच्छा, क्लासेस आपका एक वीक में 3 क्लासेस होगा, ठीक है। और 3 क्लासेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि और जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आता जाएगा, जैसे जनवरी के बाद आपका पूरा 7 डेज क्लास होने लग जाएगा, क्योंकि अभी आप में से कई लोग ऑप्शनल पढ़ रहे होंगे, कई लोग मेंस का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो 7 to 9 क्लासेस रहेगा, 3 दिन रहेगा, राइट, वीक के अंदर। और दिसंबर जाने के बाद जनवरी के अंदर अपन फिर 4 दिन करने लग जाएंगे, फिर 5 दिन करेंगे, फिर पूरा फैब के बाद पूरा फोकस आपको किस पे करना है, प्रीलिम्स के ऊपर करना है। होल करंट अफेयर्स विल बी कवर्ड, जैसे भी करंट अफेयर्स रटा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उसके अंदर। अगर तुम फॉलो करते रहोगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, कोई तुमको नहीं रोक सकता प्रीलिम्स के अंदर। सारे के सारे स्टूडेंट प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो, बट यू हैव टू डू द मेहनत। मेहनत तुमको करनी पड़ेगी पूरी लगन के साथ, ठीक है। So that's all for today's class. Thank you so much for listening me. Bye bye and take care. If you have एक important चीज और बताना, sorry for that one. अगर if you have any doubts, any queries ना, you can call me. क्लास के आधे घंटे बाद तक 9 से 9:30 तक आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है, बिकॉज उसके बाद मेरा फिलोसफी का क्लास होता है, ठीक है। तो that's all for today's class. Thank you so much. फिर किसी फिलॉसफी